बहुत पिछले क्लास की तरह आज की भी क्लास बहुत विशेष विषय पर आयोजित होने जा रही है और प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर प्रकाश केतान साहब ने पिछली क्लास जो ली थी आप सभी के लिए बहुत कुछ नया और बहुत यूजफुल आपकी प्रैक्टिस के लिए मिला। उसी की कंटिन्यूटी में और उसी की सीरीज में यह एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे आज की भी क्लास आयोजित होने वाली है पार्ट 2। तो हम आमंत्रित करें इसके पूर्व चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के हेडक्वार्टर जहां से ओमकार और प्रार्थना आयोजित होगी। आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तरी जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आने मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु अग्रवाल और रीता पांडे जी प्रार्थना के लिए। तो यह 1 घंटे का लेक्चर रहेगा और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेरी सेशन रहता है। तो आप सभी जो लोग भी जुड़े हैं वो अंत तक लास्ट सेशन तक जुड़े। क्वेरी सेशन भी आपके इस लर्निंग का ही पार्ट है। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं
डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब को आज के लेक्चर के लिए। Thank you, Anil ji, for giving me another opportunity, and JP Agarwal sir और प्रेशर परिवार के सारे सदस्यों को। It is a continuation of previous lecture in which we have taught about whole endocrine system, and we have started from hypothalamus, then two part of the pituitary, anterior pituitary and posterior pituitary. Then we come down and from thyroid. Then we have discussed about thymus. We have also discussed about adrenal cortex, adrenal medulla, and stomach, intestine, heart. To search out another organ, like someone is saying skin is also a part of, skin is also a part of endocrine system. In last lecture, in previous lecture, we have taught about how the hormone released and what is the master gland and what is the mastermind of the orchestra, and we have taught everything about that. Now, in continuation with previous lecture, we will talk about the applied anatomy of the endocrine gland. This is the in brief what I have told. This is in brief. You just see hypothalamus, thalamus, thymus, heart, stomach, adrenal. You don't have to remember about heart and stomach. Please don't remember it. You just remember it. Remember endocrine gland, hypothalamus, pituitary, thyroid, thymus, adrenal cortex and medulla, and ovary. Only 6. You don't have to remember others. You don't have to remember rares. Sometimes when we started remembering rares, we used to forget the common things. हमें बस जो जरूरी चीजें हैं वो हमें याद करनी है। उन्हीं के डिसऑर्डर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे पिट्यूटरी के ट्यूमर के बारे में, डिस्कशन हाइपोथैलेमस की बीमारियों के बारे में, थायराइड हार्मोन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके बारे में हम करेंगे। हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे में भी करेंगे। हम एड्रिनल ग्लैंड एडिशन डिजीज के बारे में आपको बताएंगे। हम थाइमस के बारे में बताएंगे। हम गोनाड्स के बारे में आपको बताएंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ pituitary gland. You see just a beautiful structure in the brain, pituitary gland. ये देखिए, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, ये pituitary gland है. This is the pituitary gland. This is the adenohypophysis. This is neurohypophysis. Posterior pituitary gland. ये ऑप्टिक क्याज में, और यहाँ पे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है. इधर ब्रेन स्टेम होता है. It is ब्रेन स्टेम. ये सेला टर्सिका है. यहाँ पे नीचे स्फेनॉइड साइनस होता है. बट नेचुरल कोई भी ट्यूमर अगर बढ़ेगा तो उसके सारे एस्पेक्ट हो गए. सुपीरियर भी जा सकता है, इंफीरियर भी जा सकता है, मीडियल भी एंटीरियर भी जा सकता है, पोस्टीरियर भी जा सकता है, और मीडियल भी जा सकता है, लैटरल भी जा सकता है. आप मेरे इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिए. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. ये ट्यूमर है. ट्यूमर के कोई भी ट्यूमर अगर बढ़ता है, किसी ग्लैंड का ट्यूमर है और ट्यूमर अगर बढ़ता है तो एंटीरियर जा सकता है. ये देखिए एंटीरियर. ठीक, ये पोस्टीरियर जा सकता है, ये सुपीरियर जा सकता है, इंफीरियर जा सकता है, और क्योंकि ये अगर हम 3D इमेज की बात करेंगे तो ये मीडियल मतलब अंदर की ओर जा सकता है और लैटरल जा सकता है. तो जहां जहां ट्यूमर का ग्रोथ होगा और जिस भी स्ट्रक्चर वहां पे एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर होंगे उनको कंप्रेस करेगा तो सिम्टम उसी के अनुसार आएंगे. जैसे आप पिट्यूटरी में ले लीजिए. पिट्यूटरी के कभी कभी ट्यूमर बहुत बड़े होते हैं और ये सेला टर्सिका होती है. सेला टर्सिका पेपरी थिन हो जाती है और कभी कभी सेला टर्सिका वो पिट्यूटरी ट्यूमर इनगल्फ कर लेता है. इट इज इनगल्फ्ड बाय द पिट्यूटरी ट्यूमर एंड इट रीच्ड इन द स्फेनॉइड साइनस. साइनस में पहुंच जाता है. नाक के जस्ट ऊपर आपको पिट्यूटरी ट्यूमर इतना बड़ा होता है कि यहाँ पे पहुंच जाता है. तो इट इज द इंफीरियर ग्रोथ हुआ इसका पिट्यूटरी की.
कभी कभी इंफीरियर ग्रोथ हो तो कोई सिम्टम, यूजुअली उतने सिम्टम नहीं आते। आपको ये भी देखना है सिम्टम और साइन डायग्नोज करते समय। आजकल मैं देखता हूं कि यू आर ट्रेंड इनफ टू गेट एन MRI डन, तो अच्छी बात है, आप लोग MRI देखिए। लेकिन MRI में अगर आप देखते हैं कि इंफीरियर आ रहा है, तो इंफीरियर कितना भी चला जाए उसके पास पूरा पूरा जगह है, वो पूरा पूरा अगर मैंने अगर इसने इस सेला टर्सिका की हड्डी को इनगल्फ कर लिया तो बहुत बड़े स्पेस में भी जाने पे कोई आपको सिम्टम नहीं मिलेगा, यू हार्डली गेट एनी सिम्टम। अगर ट्यूमर बहुत बड़ा है तब भी आपको कोई सिम्टम नहीं मिलेगा। हार्मोनल सिम्टम मिल सकते हैं क्योंकि पिट्यूटरी के अंदर ही प्रोलैक्टिन की सेल्स होती हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन की सेल्स होती हैं, थायरोट्रॉप्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं और उस सेल्स का ट्यूमर होता है तो उस तरह के हार्मोन निकलते हैं। लेकिन कंप्रेशन के कारण जो सिम्टम होते हैं वो सिम्टम किधर जा रहे हैं, जैसे आप समझिए आप एक भीड़ में घिरे हुए हैं, आप ऐसे समझिए कि बीच सेंटर में आप हैं, जैसे मेरी तरफ प्रोफेसर राम है, बगल की सीट खाली है मेरी तरफ, मेरी दाईं तरफ प्रोफेसर राम बैठे हैं, मेरी बाईं तरफ सीट खाली है, मेरे सामने मतलब एंटीरियर ये लैपटॉप की स्क्रीन है, पीछे पोस्टीरियर मतलब दीवार है, और मेरे ऊपर सुपीरियर छत है और इंफीरियर पृथ्वी है। उस एस्पेक्ट में अपने आप को आप समझिए कि जैसे अगर हम ट्यूमर मेरा दाईं हाथ की तरफ बढ़ा तो निश्चित रूप से राम को दिक्कत होगी। अगर यहाँ पे कोई एडजेसेंट स्ट्रक्चर है उसके कंप्रेशन से सारे सिम्टम आएंगे। बायां हाथ मेरा खाली है तो इधर कोई सिम्टम नहीं आएंगे। उसी तरह स्फेनॉइड साइनस है, ये खाली पार्ट है ब्रेन का, माने इट इज अ लार्ज कैविटी, इट इज अ साइनस बेसिकली filled by the air cells like frontal sinus, maxillary sinus and sphenoid sinus. Sphenoid sinus is a part of paranasal sinus. So if the tumor grows unfairly, we hardly get any symptom related to the compressive features. We get the symptom related to the over secretion of the hormone. अब यही ट्यूमर अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए, ये देखिए यहां पे देखिए कितना स्पेस है, अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो सीधे ऑप्टिक क्याज्म को ये कंप्रेस करता है। ऑप्टिक क्याज्म का मतलब होता है दो ऑप्टिक नर्व जहां पे आके मिलती हैं, और जब ऑप्टिक नर्व मिलती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल फील्ड देखते हैं हम पेरिफेरल फील्ड में ये देखते हैं। हमारी फील्ड आप देखते होंगे, हम सीधा देखते हैं ना, तो कुछ लोग नहीं गांव में बोलते हैं अरे बड़ा तेज इसकी दृष्टि है, या अगल बगल के लोग को भी बड़े दूर से पहचान लेते हैं। भाई आप सीधे देख रहे हैं और अगल बगल से कौन गुजरा उसको भी आप पहचान ले रहे हैं, तो ये हमारे पेरिफेरल विजन है। और एक होती है ट्यूबुलर विजन या सेंट्रल विजन। सेंट्रल विजन का मतलब हम सीधी सीधी चीजों में तो देख पाते हैं लेकिन हम पेरिफेरल चीजें नहीं देख पाते। माने एक नैरो माइंडेड होता है, एक ब्रॉड माइंडेड होता है, एक संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं और एक विस्तृत मानसिकता के लोग होते हैं। संकीर्ण का क्या मतलब होता है कि उनका माने एक नैरो माइंडेड मतलब एक नैरो स्पेस में देख पाते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं देख सकते। उसी परिप्रेक्ष्य में एक सेंट्रल विजन होता है और एक ट्यूबुलर विजन। सेंट्रल विजन को हम ट्यूबुलर विजन बोलते हैं, और पेरिफेरल विजन का मतलब बहुत वाइड विजन होता है, जिनका विजुअल एक पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन जिनकी बहुत अच्छी होती है। वो आप देखते होंगे कि अगल बगल के लोग को देख लेते हैं, कौन गुजरा उसको देख लेते हैं, भले वो बगल के लोग को कलर ना पहचान पाए लेकिन देख लेते हैं कि भाई हमारी दाईं तरफ से कोई गुजरा। पिट्यूटरी ट्यूमर जिनका बढ़ता है, अगर ट्यूमर सुपीरियर बढ़ा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप मैंने अपने मरीजों से पूछिएगा, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मरीज अगर दरवाजे से, आपको हिस्ट्री देगा मरीज कि सर हम दरवाजे से टकरा जाते हैं, हम अगर दरवाजे के अंदर घुसते हैं तो दरवाजे से मेरा कंधा टकरा जाता है। कंधा टकराने का मतलब क्या हुआ, उसको ये एहसास नहीं हो रहा है कि उसका कंधा, अभी जैसे हम सीधा देख रहे हैं ना, हम बगल में प्रोफेसर राम बैठे हैं, उनको देख रहे हैं, उनके माने हम ये नहीं पहचान रहे माने वो पीला रंग का शर्ट पहने हैं, इतना तक हम देख पा रहे हैं। हम चेहरे के भले उनके नाक के भाव को न पहचान पाए, हम सेंट्रली देखते हुए भी पेरिफेरली देख रहे हैं। जबकि पिट्यूटरी ट्यूमर में अगर ऑप्टिक क्याज्म पे कंप्रेशन होगा तो होमोनिमस हेमीएट्रोपिया होता है, या बाई टेम्पोरल विजन हो सकता है, या बाई नेजल विजन हो सकता है। तो हम क्या होगा
कि हम पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन घट जाता है। आजकल तो क्लिनिकल एस्पेक्ट खत्म हो गए, नहीं तो हम लोग पेरिफेरल विजन ऐसे देखते थे। आपको हम एक बताते हैं, हम लोग उंगली ले जाते थे, फैलाते थे, मरीज को सामने बढ़ा के बोलते थे मेरी आंख में आंख डाल के देखो। देखता था तो हम लोग उंगली को हिलाते थे ऐसे बगल में, उंगली हिली तो बोलता था हाँ हिली। इसको हम लोग लेते लेते नजदीक लाते थे, बोला उंगली हिली, लेकिन मेरी उंगली हिल रही ना, तो मुझे दोनों तरफ के दिखाई दे रही कि हाँ दोनों उंगली हिली। अब बहुत से मरीज जिनको बड़ा ट्यूमर हो जाता है, जिनका ऑप्टिक क्याज्म लीजन है, उनको ये उंगली हिलती हुई दिखाई नहीं देगी, बोली नहीं उंगली नहीं हिली। फिर आप नजदीक आइए, बोले उंगली ही नहीं हिली, फिर नजदीक आइए, तो ये सेंट्रल विजन, बस उसको सामने की चीजें दिखाई दे रही और धीरे धीरे कंप्लीट ऑप्टिक एट्रोफी हो जाती है, वो सामने का विजन भी नहीं देख पाता। तो इनिशियल स्टेज में मरीज अगर ये बोलता है पिट्यूटरी ट्यूमर का कि आई एम नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स एडजेसेंट टू माय बॉडी, तो इसका मतलब है कि उसका पेरिफेरल विजन कम हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है किसी पिट्यूटरी ट्यूमर में, आपको देखना है। और इसी के साथ आपको ये भी पहचानना है कि ट्यूमर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ट्यूमर कहां बढ़ रहा है? ऊपर की तरफ। ये मैं पूरे पिट्यूटरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूछना है। जैसे बोलेगा ना कि मुझे आंख से धुंधला दिखाई देता है, या वो ये नहीं बोलेगा आंख से धुंधला दिखाई, वो बोलते सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इसमें यही होती है पिट्यूटरी ट्यूमर में, बोलेगा कि अगल बगल की चीजें हमें नहीं दिखाई देती, मेरा कंधा टकरा जाता है, मैं भीड़ में जाता हूं तब मेरा कंधा टकरा जाता है, मुझे रोड क्रॉस करने में दिक्कत होती है। पूछो क्यों रोड क्रॉस करने में दिक्कत? क्योंकि सर हमको अगल बगल की चीजें दिखाई नहीं देती। या फिर उसके रिलेटिव ये बोलते हैं कि सर ये रोड क्रॉस करते हैं तो उनको ठोकर लग जाती है, पता नहीं लगता। इसका मतलब है कि ये ट्यूमर सुपीरियर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। देखिए मेरी बात, ऊपर की तरफ बढ़ा, इसने ऑप्टिक क्याज्म को इन्वॉल्व किया, तो इससे कारण जो विजन हुआ पेरिफेरल फील्ड डिफेक्ट हो गया आपका। आपकी सेंट्रल विजन तो है, ट्यूबुलर विजन है, लेकिन पेरिफेरल विजन आपका कम हो। तो जिस भी स्ट्रक्चर को, एडजेसेंट स्ट्रक्चर को ये कंप्रेस करेगा, उसी के अनुसार सिम्टम हमारे आते हैं। जैसे आप समझिए अगर हाइपोथैलेमस को अगर आप माने इसने इतना बड़ा हो गया कि हाइपोथैलेमस को कर लिया इसने, तो हमारे जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है डायबिटीज इंस्पाइडस तक हो सकता है। हमारी ऑप्टिक नर्व, हमारी ऑप्टिक नर्व देखिए, ऑप्टिक नर्व अगर ये, हाँ ऑप्टिक नर्व समझिए आप एंटेरो सुपीरियरली, तो माइंड माय लैंग्वेज जस्ट, ये एंटेरो सुपीरियरली अगर बढ़ता है ना, एंटेरो सुपीरियर बढ़ेगा तो एक आंख की रोशनी चली जाएगी। अब अगर ये पीछे की तरफ जा रहा है, यहीं पे कैवर्नस साइनस भी होता है एंटेरोमीडियली। कैवर्नस साइनस में कई क्रेनियल नर्व्स होते हैं। अगर कैवर्नस साइनस कभी आप पढ़िए मैंने, तो कैवर्नस साइनस में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो कई बार की पिट्यूटरी ट्यूमर कैवर्नस साइनस के अंदर घुस जाता है, उसमें थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, सिक्स्थ नर्व, माने जो ऑकुलर मूवमेंट को, आंख के मूवमेंट को जो क्रेनियल नर्व गवर्न करती हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अगर अनिल जी आपको लगे कि मैं इंग्लिश में बोलना है, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, हिंदी में बोलना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर का आदेश है कि आप ज्यादा हिंदी में बोला करिए, मुझे असुविधा भी होती है, लेकिन मैं जैसा आप मुझे बीच बीच में निर्देशित करते रहिएगा, क्योंकि हमारे बहुत से लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ और अदर कंट्रीज, तो मुझे लगता है कि कभी कभी मैं कितना हिंदी बोलूं इंग्लिश बोलूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा दोनों बोल के। कभी मुझे लगे तो अनिल जी आपको पूरा अधिकार है मुझे टोकने का, सर आप हिंदी में ज्यादा बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्लीज। तो जैसे अगर मैं ये बोला था, जस्ट व्हाट आई वांट टू से कि इफ द ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर इज फ्रॉम एंटीरो सुपीरियर, आपने ये देखा, अगर पोस्टीरियर है तो ये मिड ब्रेन पोंस मेडुला की तरफ चला जाएगा, इंफीरियर है तो इधर चला जाएगा, ऊपर ये आपको हाइपोथैलेमस की तरफ चला जाएगा। और कभी कभी इससे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस भी हो जाता है, क्योंकि यहीं पे फोरामेन ऑफ मॉनरो होता है। आप यहाँ देखिए, अगर हम अब कभी वेंट्रिकल आप पढ़ेंगे, ये देखिए, ये आपको ये कॉर्पस कैलोसम का स्ट्रक्चर है, ये आपको फोरामेन मॉनरो यहीं पे होता है इसके ऊपर। तो ये इनके ट्यूमर अगर ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ गया तो उसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस होगा तो क्या सिम्टम आएंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस की सिम्टम होते हैं रिकरेंट वॉमिटिंग होती है, या फिर
सीवियर हेडेक होता है और ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, पिपलरी रिफ्लेक्स आपको कम मिलते हैं। ये सब चीजें हमें देखनी है, उससे हम पूरा चीज आइडिया लगा सकते हैं हमारा ट्यूमर कहां बढ़ रहा है, फिर हम एमआरआई कराएं, एमआरआई करा के उसको कोरिलेट करें। आई थिंक इट इज ब्यूटीफुल। इसको आप हर ग्लैंड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, या आप कोई भी चीज पढ़ें, जैसे स्टमक की पढ़ते हैं या इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, तो आपको एडजेसेंट स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखना है कि उसके कौन सा एडजेसेंट स्ट्रक्चर है। जैसे यूरेटर दब गया तो भाई निश्चित रूप से ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम हो जाएंगे। तो इसी तरह ब्रेन में भी है, पिट्यूटरी के आसपास के स्ट्रक्चर अगर दबते हैं तो उसके अनुसार सिम्टम होते हैं। तो अब आप बीमारी को कैसे पहचानेंगे? एक तो किस हार्मोन का ट्यूमर है, अलग अलग हार्मोन के अलग अलग सेल्स होते हैं। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर ज्यादा बढ़ने लगा, प्रोलैक्टिनोमा आज बोलते हैं, एटिनोकॉर्टिकोनोमा आज बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह अलग अलग सेल्स क्या, तो उसके हार्मोन बढ़ेंगे, उस हार्मोन के कारण जो साइड इफेक्ट है, जो इफेक्ट है, जो मैं पिछली बार पढ़ा चुका हूं, वो चीजें बढ़ेंगी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आइए एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से बताने की बात नहीं, मैं पिछली बार बता चुका हूं कि यही पांच हार्मोन निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू दी पिट्यूटरी हार्मोन। ये बता ही चुका हूं मैं, ये इसके शॉर्ट फॉर्म है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, टीएसएच, एलएच, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। ये जितने हमारे अच्छे मेधावी स्टूडेंट हैं जो आगे चल के वाकई हमारे जेपी अग्रवाल सर के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो वाकई शोध करना चाहते हैं, उनको सिर्फ इतना ही से मतलब है, उनको स्टमक से, हार्ट से, इंटेस्टाइन से कोई मतलब नहीं। ये आपकी बेसिक टीचिंग है, दिस इज द बेसिक टीचिंग। There are 5 hormones released by anterior pituitary: growth hormone, prolactin, adrenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone and luteinizing hormone, and there are only 2 hormones from neurohypophysis or posterior pituitary hormone, that is oxytocin and ADH, antidiuretic hormone. अब आइए, कितने मैंने बहुत ढंग से हमने और प्रोफेसर राम कुमार ने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझा सके। तब भी कोई दिक्कत आए तो आपके लिए क्वेश्चन सेशन है, आप जितने सवाल है नोट करके पूछ सकते हैं। अब जैसे आपने खली को देखा होगा, खली तो आजकल प्रचार में भी आते हैं, है ना, बहुत सारे विज्ञापन के प्रचार में आते हैं। भाई जो आदमी छोटा रह जाता है उसको बड़ी मन में कुंठा रहती है, मैं भी 8 फीट का होता, 7 फीट का होता, है ना। लेकिन खली की कुंठा ये होती है कि भगवान मुझे इतनी हाइट क्यों दे दी तुमने, मुझे अपना जूता का स्पेशल ऑर्डर देना पड़ता है, मुझे दस्ताने के लिए स्पेशल ऑर्डर देने पड़ते हैं, मेरी टंग इतनी मोटी होती है, इतनी बड़ी होती है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। खली की क्या प्रॉब्लम है? खली को मोहब्बत हो गई एक लड़की से, इंडियन एक पंजाबी लड़की से। खली इस पिक्चर की शूटिंग करने लगे, लेकिन खली की वेदना किसी ने नहीं जानी। खली बहुत अच्छे मुक्केबाज थे, सबको मार के परास्त कर दे रहे थे। लेकिन खली की दिक्कत क्या थी? खली की दिक्कत थी कि उसकी हाइट इतनी ज्यादा हो गई थी। भाई हम लोग बहुत, जैसे चंकी पांडे है ना, उनके फादर डॉक्टर्स, उन्होंने, उनके परिवार में सबकी हाइट 5.5 तक थी, तो उन्होंने शुरू से ही उनको ग्रोथ हार्मोन के रूप में कुछ हार्मोन्स दिया और उसकी हाइट 6.2 तक ले गए। शुरू में हार्मोन का सप्लीमेंटेशन दिया गया। अच्छा, चाइना में, चाइनीज लोग की पहले जो हाइट थी, जापानीज की हाइट देखिए आप, पहले के प्राइम मिनिस्टर्स को देखिए, चाइनीज के और जापानीज, अब के देखिए आप, उन्होंने मात्र एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करा के अपनी हाइट बढ़ा ली। ये बहुत बड़ा शोध का विषय है। चाइनीज की हाइट कैसे बढ़ गई? कोई जीन में म्यूटेशन तो हुआ नहीं। वो शुरू से ही, जैसे हम बोलते हैं ना, हम अपने यहाँ बोलते हैं ताड़ आसन किया करो, बच्चों को सिखाते हैं हम अपने योगा में। ताड़ आसन से क्या है भाई, हमारे वेद में, पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा हुआ है। इसी तरह हम लोग उस पे नहीं आए, हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ चले। चाइनीज और जापानीज क्या किए, कोरियंस क्या किए, ये लोग अपने मेडिसिन पे स्टिक किए रहे और ये एक्यूपेंचर और एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपनी हाइट इन्होंने बढ़ा ली। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से ग्रोथ हार्मोन को जब जरूरत थी तब इन्होंने ग्रोथ हार्मोन को बॉडी को दे दिया।
जिस भी माध्यम से दिया, उनके माता पिता सजग रहे हों, उनके टीचर सजग रहे हों, उनका प्रशासक सजग रहा हो, उनका देश का राष्ट्रपति सजग रहा हो, लेकिन उन्होंने पूरी कंट्री की हाइट बढ़ा दी, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ये सब कैसे संभव हुआ? छोटे हार्मोन्स के द्वारा। तो अब देखिए पिट्यूटरी, अब जो खली की क्या समस्या थी, खली को अपना जूता जो है, आपने 10 नंबर के बाद जूते का साइज सुना ही नहीं होगा, मोजे का साइज सुना ही नहीं होगा, उसको स्पेशल ऑर्डर देना पड़ता है। उसके हाथ इतने बड़े हैं, अभी मैं बताऊंगा हाथ क्यों बड़े हो जाते हैं, टंग मोटी क्यों हो जाती है, उसके जॉ में ना फंस जाता है जॉ, ऐसे ऐसे करके जो आपको मैंडिबुल है वो मैक्सिला के आगे चला जाता है, क्योंकि इसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। आप समझिए, आप एक दिन मेरी बात को देखिए इधर, अगर मैक्सिला जो अपर जॉ के 2 पार्ट है ना, ये मैक्सिला का ग्रोथ ना हो, अब मैंडिबुल का ग्रोथ हो, है ना, तो मैंडिबुल आगे की तरफ निकल आएगी नहीं, यही समस्या खली की हुई। वही चीज देखिए आप, इससे बोलते हैं गिग्नेटिज्म बिफोर क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस, एक्रोमेगाली, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हैंड, जो मैं बोल रहा था, फीट, जॉ, इंटरनल ऑर्गन। अच्छा, इसमें एमेनोरिया, हाइपरटेंशन, हेडेक, विजुअल फील्ड के बारे में मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया। एमेनोरिया क्यों होता है? क्योंकि प्रोलेक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है, और सॉफ्ट माने आपको जो, आप जो किसी का हाथ इतना बड़ा है और खली के हाथ से जब आप हैंड शेकिंग करिएगा ना, तब भी आपको स्किन के टेक्सचर से ये पता चल जाएगा कि इनका स्किन का टेक्सचर हमारे स्किन के टेक्सचर से डिफरेंट है। Excessive growth hormone causes tall stature and gigantism if it occurs in youth before the closure of epiphysis. Afterward, acromegaly develops. देखिए, अगर एपिफाइसिस क्लोजर, जैसे जब आपका एज माना जाता है ना कि भाई एपिफाइसिस का क्लोजर 18 साल में हो जाता है, उससे आपके एक्सरे करा के लोग देखते हैं एपिफाइसिस क्लोजर हुई कि नहीं। अगर एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन है तो आदमी को जब जरूरत है तभी हो, एपिफाइसिस के क्लोजर के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तब एक्रोमेगाली हो जाएगी, और एक्रोमेगाली इज वेरी डेट्रीमेंटल। एक्रोमेगाली में कई पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कई आपको हार्ट की माने बीमारियां होती हैं, बहुत ज्यादा। एक्रोमेगाली के पेशेंट ज्यादा सर्वाइव नहीं करते। तो हार्मोन का एक निश्चित अवस्था तक बढ़ना तो ठीक है, लेकिन एक अवस्था के बाद जब एपिफाइसिस का क्लोजर हो जाए तब अगर बढ़ता है, तब फिर वो दिक्कत करता है, जो वो खली में करता है। तो दी हैंड्स आर इनलार्ज। अब देखिए इस लाइन को आप पढ़िए, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन causes tall and gigantism in if it is occurs in youth and before closure of epiphysis, and after अगर है तो एक्रोमेगाली इसको बोलते हैं। स्किन के बारे में भी मैंने बताया आप, है ना। कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होता है? मीडियन नर्व का कंप्रेशन होता है, क्योंकि जो फोरामेन होता है उसका कंप्रेशन हो जाता है। फेशियल फीचर आर कोर्स सिंस द बोन्स एंड साइनसेस ऑफ द स्कल इनलार्ज, माने भद्दे टाइप के लोग होते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली के लोग को आप सुंदर बोलिए, उनका देखने में जिस्म सुंदर होता है, लेकिन चेहरा ना एकदम कोर्स टाइप का होता है, भद्दा टाइप का होता है। वो क्यों होता है मैं वो भी बताऊंगा। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप ये बताइए आपके मैंडिबुल आगे बढ़ जाए, जैसे हमारे निएंडरथल मानव थे या जावा कपी मानव थे, जो हमारे एंसेस्टर थे, होमो सैपियंस के जो एंसेस्टर थे, उनमें आपने फोटो देखा होगा कि उनको क्या होता था, उनका जॉ थोड़ा सा बड़ा होता था। तो देखिए उसमें माल ऑक्लूजन हो जाता था, टूथ की स्पेसिंग वाइडिंग नहीं हो जाती। अब टूथ अगर वाइड है तो खाना फंसेगा, डेंटिस्ट के बार बार जाना पड़ेगा। ये सब दिक्कत खली के साथ, बेचारे के साथ बहुत है। वो कहने को तो दुनिया का हीरो है, 8 फीट का लंबा आदमी है। आप देखते होंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खोलिए, उसमें 8.8 तक माने गया हुआ, लेकिन वो आदमी ज्यादा नहीं चल पाता। और क्योंकि उसने हाथ में और जो टच और सेंस के रिसेप्टर्स हैं उसकी वो कैसे काम करता है इस बार का
2021 का। 2021 के नोबेल के बारे में बहुत कौतूहल था कि जो कोरोना की दवा खोज लेगा, जो कोरोना का बता देगा, उसको मिलेगा। लेकिन ऐसे वैज्ञानिकों दो मैंने हाथ और इनमें जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं उसके बारे में इसने बताया। तो निश्चित रूप से हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से या हम कोई भी माध्यम से हम अपने पेरिफेरल स्टिमुलेटर को स्टिमुलेट करते हैं और स्टिमुलेशन के द्वारा ही कई तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। अब देखिए टूथ में स्पेसिंग हो रही है, टूथ क्या हो रहा है, वाइडन हो जा रहा है ना। ओल्डर फोटोग्राफ पेशेंट कैन बी यूज की ग्रोथ रुक गई, ग्रोथ हार्मोन निकल ही रहा है। अब ग्रोथ हार्मोन अगर निकल रहा है तो वो क्या कर रहा है, बोन का एनलार्जमेंट कर रहा है, जिसके कारण कोर्सनिंग ऑफ फीचर्स होते हैं। ये देखिए फोटोग्राफ्स, दिस इज खली, देखिए ये खली है, इसका चेहरा देखिएगा, बढ़ा के रखता, मसल उसने बना लिए, देखने में एकदम हट्टा कट्टा लगा है ना, ताकि और सी चीजें छुप जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक नॉर्मल पिक्चर देखिए, हाइट देखिए, इसकी जूता देखिए आप, जूते की साइज 14 नंबर से ज्यादा होती है। प्रेमचंद की हाइट देखिए आप, प्रेमचंद का एक मैंने फोटो देखा अभी इलाहाबाद म्यूजियम में, तो प्रेमचंद की हाइट बहुत छोटी थी और वो फटा हुआ जूता पहनते थे। उनको इतना छोटा जूता आता था कि उसको मैंने 6 नंबर या 5 नंबर जूता पहनते थे, वो भी फटा हुआ जूता। और ये देखिए, ये टॉल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, बहुत देखा होगा। देखिए जूते की साइज देखिए कितनी बड़ी। और देखिए, और मैं इंटरेस्टिंग फीचर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जबड़ा देखिए, ये हमारे जावा कपी आदमी का था। ये जबड़ा देखिए, ये मैंडिबल है, ये मैंडिबल की ग्रोथ बढ़ गई, मैक्जिला जैसे थी वैसी है। तो देखिए माल ऑक्लूजन इसी को बोलते हैं, जॉ के माल ऑक्लूजन, है ना। और टूथ की स्पेसिंग हो जाती है। अब देखिए ये फिंगर के बारे में देखिए, ये हैंड है और ये फीट है। एक्रोमेगाली के बारे में आप देखते ही पहचान जाएंगे कि एक्रोमेगाली, जैसे बाबा रामदेव को फेशियल नर्व फैलती है, भले वो दाढ़ी से कितना भी छिपा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन उनको लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की फेशियल नर्व फैलती है। उसी तरह एक्रोमेगाली का कोई भी आदमी आए तो आज के लेक्चर के बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग देखते ही पहचान लें कि ये एक्रोमेगाली है, तब हमारी मेहनत सार्थक। देखिए क्या है, हैंड और फुट का इनलार्जमेंट है, जैसे मैंने बोला, जूते का नंबर बढ़ जाता है, हाथ का साइज इतना बड़ा हो जाता है। हाइपर हाइड्रोसिस, माने हाइपर हाइड्रोसिस का मतलब आप जब शेकिंग करेंगे ना हैंड का तो आपका हाथ गीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, स्किन मोटी हो जाती है। डार्कनिंग एंड थिकनिंग ऑफ बॉडी हेयर, फ्रंटल स्कल बॉसिंग, मैंने बोला ना फ्रंटल बोन की प्रोमिनेंस होता है। वाइडनिंग ऑफ मैक्जिला accompanied by separation of teeth, jaw malocclusion and overbite, ये मैंने फोटो दिखा दिया। सॉफ्ट टिश्यू इनलार्जमेंट, skeletal overgrowth, thickening causing many area to appear, जैसे स्वेलिंग जैसा अपीयर होता है, जैसे होता नहीं है। डीप एंड हस्की वॉइस, क्योंकि लैरिंग्स के जो कार्टिलेज होते हैं वो भी आपको थिकेंड हो जाते हैं। और तो कई दिक्कतें होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। दिस इज द फोटोग्राफ अगेन आई एम शोइंग। ये देखिए एक एक्रोमेगाली के आदमी का, जो चीज मैंने बताया ऊपर से नीचे तक अगर आप देखिए तो ये सारी दिक्कतें एक्रोमेगाली के आदमी। एक्रोमेगाली का मतलब क्या हुआ कि इपिफाइसिस के क्लोजर के बाद अगर एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन है तो दैट इज डेट्रीमेंटल, और इपिफाइसिस के क्लोजर के पहले है तो वो नॉर्मल हाइट को ले लेगा। पिट्यूटरी डिसऑर्डर, hypopityudism and mass effect, पिट्यूटरी, स्लाइड देखिए आप, इन चीजों के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं। पिट्यूटरी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर कैन कॉज एंटीरियर हाइपोपिट्यूटरिज्म particularly when they are large microedema। देखिए मात्र 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं तो उसको हम लोग माइक्रोएडिमा बोल देते हैं। कितना कितना फर्क पड़ता है, कितनी छोटी ग्लैंड है आप समझ। 10 mm 1 सेंटीमीटर के ऊपर अगर
तब हम मैक्रोएडेनोमा बोलते हैं। प्रोलैक्टिन का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 200, 250, 300 तक पहुंच जाता है। प्रोलैक्टिनोमाज आर वेरी कॉमन। कॉन्जेनिटल कंबाइंड हाइपोपिट्यूटिज्म अकर्स इन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के बारे में मैं जाना नहीं चाहूंगा, आपको मेन यही देखना है आपको पिट्यूटरी ट्यूमर होते हैं तो क्या दिक्कत होती है, इसके भी केस आपके पास मिलेगा क्लिनिकल फाइंडिंग में। When hypopituitarism is caused by a mass lesion or hypophysitis, patient have headache or visual field defect. Non-specific symptom में fatigue, dizziness, hypotension, polydipsia, sexual dysfunction भी होंगे। सेक्सुअल डिस्फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन का, पॉलीडिप्सिया और एंटी डायबिटिक हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है, या आप भी जानते हैं कि ब्लड शुगर के मैकेनिज्म को भी कहीं ना कहीं से ये पिट्यूटरी के द्वारा कंट्रोल होता है। ये भी मैं बताऊंगा ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह कैसे होती है। अब ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी से क्या होता है आप देखते होंगे, ग्रोथ बहुत छोटी हो जाती है ना। कैन प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न विथ हाइपोग्लाइसीमिया, जॉन्डिस, स्मॉल पेनिस, later a short stature in childhood. Growth hormone deficiency in adult is often undiagnosed. सही बात, since maximum height has already been reached. अब ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग क्लिनिकल सिम्टम को छोड़ के अब हम डायग्नोस्टिक की तरफ जाने लगे। हमको लगता है कि हम एमआरआई करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, 10 जांच करा लें तो हम डायग्नोसिस बना लेंगे ना। आपको अगर कुछ बनना है तो आपको क्लिनिकल सेंस होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ग्रोथ हार्मोन होने के बावजूद भी हम हाइट नहीं बढ़ा पा। क्यों? क्योंकि हम लोग के मन में ये लगा हुआ करे ये छोटा था, छोटा ही रह गया। जब तक वो उसकी एपिफाइसिस क्लोज हो जाती है तब पता चलता है कि अरे हम लोग ये सोचते हैं कि अरे अब बढ़ने की उम्र आई है, अब बढ़ने की उम्र आई है, तब तक एपिफाइसिस क्लोज हो जाती है। सिम्टम में वेरी फ्रॉम अब आपने इस स्लाइड को अगर ध्यान से पढ़े, आप ध्यान से देखें तो वी हैव रिटन एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ कॉन्जेनिटल ग्रोथ डिफिशिएंसी। जस्ट रीड आउट व्हाई देयर इज अ risk of fractures, why there is osteopenia, and when other more recognizable pituitary hormone deficits are present, there is a high likelihood of concurrent growth hormone deficiency, gonadotropin deficiency, luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. इनके कारण क्या होगा? निश्चित रूप से हमारा इनफर्टिलिटी हुआ, हमारी माता बहनों में सेकेंडरी अमेनोरिया हो सकता है, एड्रिनल की हाइपोप्लेजिया हो सकती है। These are some syndrome, you don't have to remember it. तो पिट्यूटरी के बारे में आपको, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है पिट्यूटरी, लेकिन पिट्यूटरी के बारे में आपको 2-3 चीजें मैं बता दूं। पिट्यूटरी के बारे में आपको ये याद रखना है, गिग्नेटिज्म, एक्रोमेगाली, ड्वार्फिज्म, प्रोलैक्टिनोमाज। प्रोलैक्टिनोमाज में क्या होते हैं, इसमें आप कोई लेडीज आपको अगर ये हिस्ट्री देती है कि जैसे 30-35 साल या 20-25 साल की लेडीज की उसकी स्तन से मिल्क आ रहा है ना, तो उसका मोस्ट कॉमन कोई ड्रग होते हैं। अगर कोई लेडीज ये बोलती है कि मेरी छाती से दूध आ रहा है तो आप हिस्ट्री आप पाए भाई प्रेग्नेंट तो नहीं है, बच्चे को दूध तो नहीं पिलाते, इनके बावजूद अगर उसकी छाती से मिल्क आता है तो आपका सीधा सीधा आपका माने सेंस जाना चाहिए पिट्यूटरी की तरफ कि प्रोलैक्टिन, आपको सीरम प्रोलैक्टिन लेवल करा के देखना है। सीरम प्रोलैक्टिन लेवल कई बार की उसका बढ़ा हुआ आता है। आपको मैंने पिछली बार बताया था कि सकलिंग रिफ्लेक्स होते हैं बच्चे में, सकलिंग रिफ्लेक्स जितना होता है उतना पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन निकलता है निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा, और फिर दूध निकलता है और बच्चों को दूध मिलता है। लेकिन विदाउट प्रेगनेंसी एंड विदाउट हिस्ट्री ऑफ एनी ड्रग, और ड्रग्स में भी देखिए सबसे जो कॉमन ड्रग होती है, हम लोग गैस की दवा लेते हैं, रेबिप्राजोल के साथ हम लेते हैं डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन इज मेजर कल्प्रिट जो प्रोलैक्टिन हार्मोन को निकालता है।
आप उस माता बहन की दशा देखिए जो माने जिसके स्तन भीग जाते हैं, वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, जिसकी शादी भी नहीं हुई है और उसके स्तन भीग जाते हैं। वो शर्म के मारे आपको अपनी बीमारी नहीं बता सकती। उसका मोस्ट कॉमन कोज आज की डेट में हमारे देश में जानते हैं क्या? जो हम गैस की दवा को ओवर यूज कर रहे हैं, हम रेबिप्राजोल के साथ जो डोमपेरिडोन दे रहे हैं, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। फिर कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होते हैं, कुछ एस्ट्रोजन के प्रिपरेशंस भी होते हैं और कई दवाएं भी होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? डोमपेरिडोन होता है। आपको डायग्नोज करना है। ये सबसे पहला सवाल आपसे पूछना है उस माता बहन से कि ये बताओ, तुम्हारे स्तन से अगर दूध निकल रहा है तो तुम कोई दवा तो नहीं ले रही हो? अगर वो बोलती है दवा नहीं ले रही है, तब फिर आपको पूछना है कि ये बताओ, तुम अगल बगल से क्रॉस करती हो तो तुम्हारे कहीं टकरा तो नहीं जाती हो? फिर वो एमेनोरिया की हिस्ट्री भी देती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी हिस्ट्री देती है ना, और विजुअल फील्ड डिफेक्ट की भी हिस्ट्री देती है। तो कोई भी माता बहन लेडीज अगर आपको एमेनोरिया या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हैबिट, हेडेक, विजुअल फील्ड के डिफेक्ट या ब्लरिंग ऑफ विजन और प्लस छाती से अगर दूध निकलने की हिस्ट्री दे रही है, अपने स्तन से दूध निकलने की हिस्ट्री दे रही है, तो आपको प्रोलैक्टिन के बारे में सोचना ही है। यू मस्ट हैव टू थिंक अबाउट द लेवल ऑफ द सीरम प्रोलैक्टिन लेवल एंड यू डेफिनेटली थिंक अबाउट द pituitary gland and the hormones secreted by pituitary gland and the effect of the hormone on various part of the body of that hormone secreted by the pituitary gland. तो मुझे लगता है पिट्यूटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अभी हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में भी पढ़ेंगे। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, मेलाइटिस क्या होता है, डायबिटीज ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है, उसकी कमी से क्या, पिट्यूटरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पिट्यूटरी की पूरी डायग्नोसिस क्लिनिकल फाइंडिंग से आराम से हो सकती है। आज के लेक्चर में पिट्यूटरी को जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पे जो आमतौर पे आपको मालूम होगा कि मेनोपॉज कब होता है। अब आप आइए, हम ये थायराइड एसीटी माने एडिनोकॉर्टिकोड, अभी पिट्यूटरी के बारे में बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। मैं डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में बताऊंगा। आपने डायबिटीज मेलाइटस का नाम सुना होगा, जो कॉमन डायबिटीज है, जो पैंक्रियाज के द्वारा होती है। ये डायबिटीज इंसिपिडस होती है वैसोप्रेसिन के द्वारा, जिसमें एक्सेसिव यूरिन निकलता है। और दूसरा चीज छूट गया, ऑक्सीटोसिन का रोल, वो भी मैं बताऊंगा। अभी आप आइए एसीटीएच के बारे में पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी से निकलता है। जैसे मैंने बताया 5 हार्मोन निकलते हैं। तो अभी हमने आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया, प्रोलैक्टिन के बारे में बताया, एलएच और एफएसएच के बारे में बताया। अब हम आपको एसीटीएच की डिफिशियंसी के बारे में बताते हैं। सेंट्रल एडिनल इनसफिशिएंसी, सेंट्रल मतलब जिसका सेंट्रल कॉज है, पेरिफेरल का मतलब एडिनल ग्लैंड। हमेशा याद रखिए, अगर मैं किसी चीज के बारे में सेंट्रल कॉज बोलता हूं, सेंट्रल कॉज का मतलब पिट्यूटरी, पेरिफेरल का मतलब वो पेरिफेरल ग्लैंड। Central adrenal insufficiency is caused by ACTH deficiency. There is a functional atrophy of adrenal cortex within 2 weeks of the pituitary damage. Pituitary damage कई तरह से हो सकते हैं। आप समझिए, कभी कभी पिट्यूटरी हैमरेज हो जाता है, कभी कभी पिट्यूटरी में नेक्रोसिस हो जाती है, कभी ट्रॉमा में पिट्यूटरी पे जाके चोट लग जाती है, कभी हाइपोथैलेमस की इंजरी हो जाती है। Central adrenal insufficiency is caused by ACTH deficiency. There is a functional atrophy of the adrenal cortex within 2 weeks of the pituitary damage, which results in diminished cortisol level. Cortisol आप मालूम है, आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में आप सुने होंगे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का क्या रोल है, कितने एथलीट ओलंपिक से बाहर कर दिए जाते हैं, कितने ओलंपिक मेडल ले लेते हैं इन्हीं कॉर्टिसोल के बल पे।
तो कोर्टिसोल का सिग्निफिकेंस आप समझ सकते हैं। अगर कोर्टिसोल के कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप जानते होंगे तो ये कोर्टिसोल के बारे में आप समझिए। ये भी 3 तरह कोर्टिकोस्टेरॉइड अभी बताएंगे आपको। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, जब एड्रिनल के बारे में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। लेकिन कोर्टिसोल के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो डिमिनिश्ड लेवल ऑफ कोर्टिकोसोल, तो आप इतना तो जानते होंगे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड का महत्व तो आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो अभी जो ओलंपिक हुआ या पैरा ओलंपिक गेम हुआ उसमें आप जान लीजिए, सबका टेस्ट होता है दौड़ने के पहले, उसमें इसी चीज का लेवल देखा जाता है कहीं इसने कोर्टिकोस्टेरॉइड तो नहीं ले ली। तो निश्चित रूप से जो नेचुरल कोर्टिकोस्टेरॉइड अगर आपके शरीर में सीक्रेट हो रहा है तो आपकी एनर्जी का लेवल क्या होता होगा, आपकी फिटनेस कितनी बढ़िया होती होगी। वो आदमी जो नंबर 10 पे आता है किसी दौड़ में, कोर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लेकर नंबर 1 पे आता है। तो आप समझिए अगर नेचुरली वही कोर्टिकोस्टेरॉइड शरीर से निकलने लगे तो कोई भी आदमी उस दौड़ को जीत सकता है। तो सेंट्रल एड्रिनल इनसफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय ACTH deficiency. There is a functional atrophy of the adrenal cortex within 2 weeks of the pituitary damage. Pituitary damage के 2 वीक के अंदर उस ग्लैंड की भी एट्रोफी हो जाती है, which results in diminished cortisol. Adrenal mineralocorticoid जैसे मैंने बोला, secretion continues, so manifestation of the adrenal insufficiency in hypopituitarism may be less striking than the bilateral adrenal gland destruction. एडिशन डिजीज, अभी मैं एडिशन डिजीज के बारे में बताऊंगा, कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बताऊंगा। सेंट्रल एड्रिनल इनसफिशिएंसी फ्रॉम पिट्यूटरी मेटास्टेसिस typically present with nausea, weight loss, fatigue and other symptoms are often attributed to the chemotherapy or the malignancy itself. Patients with the partial ACTH deficiency have some cortisol secretion and may not have symptoms until state by illness or surgery. आपको इतना नहीं जानना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि सेंट्रल एड्रिनल इनसफिशिएंसी मतलब अगर पिट्यूटरी डैमेज होगी तब कोर्टिसोल लेवल का क्या हाल होगा। प्रोलैक्टिन डिफिशिएंसी जैसे मैंने बताया कि प्रोलैक्टिन डिफिशिएंसी में क्या चीज होती है, लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब ये पिट्यूटरी की स्लाइड थी जो मैं बाद में दिखा रहा हूं, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म बोलते हैं। पैन का मतलब एक सिलेक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे प्रोलैक्टिनोमाज हो गए, इस एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का हो गया है या ग्रोथ हार्मोन का ट्यूमर हो गया। कभी एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पिट्यूटरी की पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा, मतलब 5 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा और 2 हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा, ये सब पे जब असर आ गया तो उसको हम बोलते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरी। अब देखिए इसमें सिम्टम क्या होते हैं, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, डायबिटीज इंसिपिडस, हेडेक, हाइपोथायराइडिज्म, ACTH deficiency, growth hormone deficiency, hyperprolactinoma, which clinicians may mistake for a prolactinoma. हाइपोथैलेमिक डैमेज भी कई बार हो जाता है। मैंने आपको बोला था कि मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा के ऊपर भी उसका एक मालिक है, उसका मालिक कौन है, हाइपोथैलेमस है। अगर किसी ट्यूमर में या किसी हेड इंजरी में थैलेमस का डैमेज हो जाए, हाइपोथैलेमस का, तब क्या होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज का मतलब, आपको डायबिटीज का मतलब ये नहीं कि पैंक्रियाज, डायबिटीज शब्द के आगे का जो शब्द है उसमें एक शब्द है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। आपको सेंट्रल भी हटा दीजिए, आप डायबिटीज इंसिपिडस याद रखिए और डायबिटीज मेलाइटस याद रखिए। जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म से पेरिफेरल पैंक्रियाज के द्वारा होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, और जो सेंट्रल कॉज के कारण होता है उसको डायबिटीज इंसिपिडस होता है। एक एंटी डायबिटिक हार्मोन होते हैं, आजकल ना एंटी डायबिटिक हार्मोन के स्प्रे भी आते हैं, हम नेजल म्यूकोसा से देते हैं, आप कई लोग लेते भी होंगे, जो ओल्ड एज में बहुत जरूरत पड़ती है। एंटी डायबिटिक हार्मोन डिफिशिएंसी विद पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। आपने डायबिटीज मेलाइटस में सुना होगा कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया होता है ना। इसमें देखिए पॉलीयूरिया होता है, 2 से 20 लीटर तक आप यूरिन करेंगे। बताइए 20 लीटर तक अगर यूरिन कोई करता है दिन भर में तो उसकी क्या दशा होती है, और वो भी छोटे से हार्मोन के द्वारा। उसमें हम क्या करते हैं, नेजल स्प्रे से हम इंडोजिनस बाहर से बना के हम एंटी डायबिटिक हार्मोन को देते हैं, वो जाके जो लंग्स की एल्विलाई है उनके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, वो ब्लड में सीधे चला जाता है जैसे हार्मोन जाता है, और उसमें उसको ड्रामेटिक रिस्पॉन्स मिलता है। 20 लीटर यूरिन की जगह वो 4-5 लीटर यूरिन
उसका जाने लगता है। हाइपरनेट्रीमिया अकर्स इफ फ्लूइड इनटेक इज, देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट को मैं भी बताया था इस चीज को। अगर आप मेरे इलेक्ट्रोलाइट की रिकॉर्डिंग पढ़िएगा तब भी आपको यहाँ मिलेगा कि हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। अब सेकेंडरी के कई कॉज होते हैं, प्राइमरी तो मैंने आपको ये समझ ही लिया आपने। देखिए सेकेंडरी डायबिटीज इंसिपिडस, secondary central diabetes insipidus is most commonly due to damage of the hypothalamus or pituitary stack by tumor, hypophysis, infarction, माने कई कॉज हो सकते हैं। लेस कॉमनली सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन के द्वारा भी हो सकता है, ये सब लेस कॉमन कॉज है। मेटास्टेसिस पिट्यूटरी की बहुत कम होती है, इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। सिम्टम अब क्या होते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस? इंटेंस थर्स्ट, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, स्पेशली विद कैरिंग, माने आइस वाटर के लिए कार्विंग करता है पेशेंट, विद द वॉल्यूम ऑफ इंजेस्टेड फ्लूइड वेरिंग फ्रॉम 2 लीटर 20 लीटर, ऑल लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन वॉल्यूम लो। अब हम इसको कैसे डायग्नोज करते हैं? जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बहुत कम हो जाती है। पार्शियल डायबिटीज इंसिपिडस, पार्शियल भी होता है जिसको बड़ा मुश्किल होता है डायग्नोज करना। Most patients with diabetes insipidus are able to maintain fluid balance by continuing to ingest large volume of water. इतना intense thirst होता है ना कि वो इस चीज को अपना बैलेंस कर लेते हैं 20 लीटर पानी। However, in patients without free access to the water or with the damage of the hypothalamic thirst center, the altered thirst sensation, diabetes insipidus may present with the hypernatremia। ये आपको नहीं जानना है, हमारे ब्रेन में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ थर्स्ट सेंटर भी होते हैं। अगर ये बोल रहा है कि भाई कॉन्कम्यूटेंट थर्स्ट सेंटर का अगर डैमेज हो जाए तब फिर आप कैसे उसको डायग्नोज करना है, ये आप इनको नहीं जानना है। डायबिटीज इंसिपिडस इज एग्रीवेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड व्हिच इंक्रीज रेनल फ्री वाटर क्लियरेंस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बहुत से दुष्परिणाम होते हैं अगर हम लंबे समय के लिए देते हैं, हाई डोज में देते हैं। जैसे आपने कोरोना में देखा, कोरोना में कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक लाइफ सेविंग ड्रग हुई। जब तक हम लोगों ने कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दिया, क्योंकि वो इंटरल्यूकिन्स मैक्रोफेजेज को वो निकालने में उससे कम टिश्यू के डैमेज हो रहे थे, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के कारण हम लोग इतने लोगों की जान बचा पाए। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का दुष्परिणाम क्या हुआ? हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, माइकोसिस या ब्लैक फंगस वगैरह बीमारियां कई आई। इसी तरह डायबिटीज इंसिपिडस भी एक हाई डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है। हाइपरप्रोलैक्टिनोमा, हाइपरप्रोलैक्टिनोमा जैसे मैंने बताया ही कि जो हमारी माता बहनें हैं जिनमें प्रोलैक्टिन का हार्मोन ज्यादा होता है, उनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी मतलब कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है, गैलेक्टोरोरिया बताया ही मैंने आपको कि दूध निकल जाता है, इनफर्टिलिटी होती है। अच्छा, मेल में क्या होगा? मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा, पीरियड में लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगा, सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, हाइपोगोनेडिज्म हो जाएगा, उसके जो टेस्टिज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सिम्टम एंड साइन आपको बताया मैंने इसके बारे में। मेन यूजुअली हैव डिमिनिश्ड लिबिडो एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दैट मे नॉट रिस्पॉन्ड टू टेस्टोस्टेरोन लेवल। गायनिकोमेस्टिया समटाइम अकर्स। Prolactinoma is pituitary non-neuroendocrine tumor whose diagnosis is often delayed in men, such that pituitary prolactinoma may grow and present with the late manifestation of pituitary macroedema। मैंने बोला ना कि बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, और इस पे डिपेंड करता है प्रोलैक्टिनोमाज का कि ग्रोथ किस दिशा में हो रहा है, नीचे हो रहा है, आगे हो रहा है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, उस पे डिपेंड करता है। I will not talk about the non-functioning pituitary macroedema. Now, I think pituitary is over. Pituitary में आप ध्यान करिए पिट्यूटरी ट्यूमर कहाँ पे है, फिर ये ध्यान करिए कि पिट्यूटरी के इंटीरियर से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, अगर वो सब हार्मोन कम हो जाते हैं तो कौन कौन से ग्लैंड को अफेक्ट करेंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं, अगर कम हो जाएंगे तो कौन सी बीमारी होगी, क्या सिम्टम होंगे। अब नाउ डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए थायराइड ग्लैंड की डिजीज तो बहुत सारी होती हैं,
ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं आजकल। और देखिए ऑटो इम्यून का हम लोग के एलोपैथ में कोई बहुत सिग्निफिकेंट इलाज नहीं है, ना हम इसकी पैथोजेनेसिस आज तक प्रूव कर पाए हैं, और ना ऑटो इम्यून में कॉर्टिकोस्टेरॉइड के द्वारा अलावा हम लोग के पास कोई दवा है। अगर होलिस्टिक मेडिसिन के अन्य आयाम के द्वारा हम कोई सफलता पाते हैं ऐसी बीमारियों में, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी पूरे मानव जगत के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इन बीमारियों से बहुत परेशान हैं, लेकिन एलोपैथ और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उन्हें कुछ दे नहीं पा रहा है। और जो लोग कुछ दे रहे हैं उनके पास कोई थ्योरी नहीं है कि वो क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, वो कहाँ पे काम कर रहा है। आपकी सारी बातें यूजलेस हैं। न्यूटन ने 3 सिद्धांत दिए थे। न्यूटन के पहले उसी सिद्धांत को लेके बहुत माथापच्ची की थी गैलीलियो ने, एक वैज्ञानिक और था केपलर, उसने पूरा पूरा दे दिया था, लेकिन वो पब्लिश नहीं करा पाया था। श्रेय किसको मिला? न्यूटन को मिला। आप कितना भी शोध करें, आपकी बीमारी से आप बोले कि अरे थायराइड था हमने ठीक कर दिया, लेकिन जब तक आप उसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे आपने ठीक किया, जब तक आप इन चीजों को नहीं करिएगा, देखिए कोई जरूरी नहीं है थेसिस में कि आप पहले हाइपोथेसिस भी दे सकते हैं, मनगढ़ंत कहानी गढ़ के आप एक हाइपोथेसिस भी दे सकते हैं। एक होलिस्टिक मेडिसिन का सबसे बड़ा माने एक हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो हम कर रहे हैं उसकी एक हाइपोथेसिस देके। डाल्टन ने क्या किया था? डाल्टन ने, आपको मैं बहुत अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं, महर्षि कर्नड ने सबसे पहले बोला कि आप किसी पदार्थ को काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए काटते जाइए, सबसे छोटी इकाई आएगी, उसको उन्होंने अणु का नाम दिया। डाल्टन ने वही थ्योरी चुरा के, और डाल्टन ने आपको एटम्स की थ्योरी दे दी। फिर बोर आए, उन्होंने थ्योरी दी, फिर चैडविक आए, फिर गोल्ड स्मिथ पे करके आपको ये आए जिन्होंने एक्सरे की खोज की। तो ये सब हमारी चीजें हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं। महर्षि कर्नड ने 15वीं शताब्दी में जो चीज बोला, उस डाल्टन ने उसको उठा के उसकी थ्योरी को अरस्तु लेके गया। अरस्तु की थ्योरी को कॉपी किया इसने, डाल्टन ने। उसी तरह आपकी कई विधाओं से, जैसे मैं जब एक प्रोफेसर संस्थान में आता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये बीमारी ठीक हो गई, हमारी ये बीमारी ठीक हो गई, तो आपको एक वैज्ञानिक धरातल पे ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी थेसिस आप नहीं दे पा रहे हैं, हाइपोथेसिस दीजिए आप, उसी से थेसिस आएगी कभी ना कभी। तो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गई। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस में क्या होता है, जो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जैसे आप माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में सुने होंगे, गुलिन-बारे सिंड्रोम के बारे में सुने होंगे, तो इनमें क्या होता है कि एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। थायराइड की कई बीमारियां होती हैं, हम लोग बस एक ही जानते हैं कि ग्वाइटर हम जानते हैं, इंडेमिक ग्वाइटर जानते हैं, या मिक्सोडीमा के बारे में हम सुने हैं, है ना, मिक्सोडीमा। लेकिन ये सब इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, इन्फेक्शियस थायराइडाइटिस भी हो सकती है, पेनफुल सब एक्यूट थायराइडाइटिस भी हो सकती है। रीडस थायराइडाइटिस में होता क्या है कि ये सिस्टमेटिक फाइब्रोसिस सिंड्रोम होता है, सिस्टम में कई ऑर्गन फाइब्रोस हो जाते हैं, उसी का एक पार्ट होता है आपकी थायराइड भी जो फाइब्रोस हो जाती है। हाइपोथायराइडिज्म एंड मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा के बारे में मैं बता रहा हूं, आपको इसको जानना है, ये बहुत कॉमन है। जैसे आपने एक्रोमेगाली गिग्नाटिज्म के बारे में हमने पढ़ाया, ड्वार्फिज्म के बारे में हमने पढ़ाया, हमने आपको प्रोलैक्टिनोमाज के बारे में बताया, उसी तरह आपको मिक्सोडीमा और हाइपोथायराइडिज्म के बारे में जाना। ऑटो इम्यून हास्पिटोथायराइडाइटिस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। अब इसके देखिए क्या सिम्टम होते हैं। ये सिम्टम आप ऑफन हमारी माताओं में, बहनों में आपको देखने को मिला होगा। फैटिक, कोल्ड इंटॉलरेंस, कॉन्स्टिपेशन, वेट चेंज, मेनोरेजिया हो जाती है, वॉइस मोटी हो जाती है। अच्छा, मिक्सोडीमा में ब्रैडिकार्डिया भी होता है, स्किन ड्राई हो जाती है। टेंडन रिफ्लेक्स तो आजकल कोई करता ही नहीं है, वरना डिलेड टेंडन रिफ्लेक्स इसका डायग्नोस्टिक फीचर होता था। टीएसएच बस हम करा के हम दवा लिख देते हैं, बस उसके आगे हम बढ़ते नहीं कि क्या कारण है, और उसको जाके देख लें, पढ़ लें। हाइपोथायराइडिज्म में भी ड्यू टू फेलियर और डिसेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ,
और डिफिशियंसी ऑफ पिट्यूटरी TSH। जाहिर सी बात है, क्या तो सेंट्रल से TSH ही ना मिले या थायराइड ग्लैंड ही ना हो जिसपे वो काम करे, टारगेट ऑर्गन ही ना हो, तभी होगा। गोइटर में बी प्रेजेंट विद द थायराइडाइटिस। आयोडीन डिफिशियंसी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। जेनेटिक थायराइड एंजाइम डिफेक्ट, फूड गोइट्रोजेंस, आजकल कुछ फूड गोइट्रोजेंस भी होते हैं, जैसे टर्निप्स में कुछ ऐसे चीज होते हैं जो बोलते हैं कि आयोडीन को डिफिशियंसी करते हैं। एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू द थायराइड हार्मोन, निश्चित रूप से भाई हार्मोन निकला लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस सुना होगा, उसी तरह थायराइड हर हार्मोन का रेजिस्टेंस पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो सकता है। अब इसे कॉमन मैनिफेस्टेशन देखिए क्या है। मिक्सोडीमा के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें TSH का लेवल बढ़ जाता है, नॉर्मल TSH का लेवल 5.5 से कम होता है। जैसे आप सुनते होंगे कि थायरोक्सिन दवा, माने थायरॉक्स दे दिया, थायरोनॉर्म 25, 50, 100, 150, 125 दे दिया, बस हम लोग लिख देते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि उसको क्या दिक्कत हो रही है, हमारे देने से क्या फायदा हुआ। तो जब तक हम सिम्टम नहीं जानेंगे हमें फायदा नजर नहीं आएगा। नाउ जस्ट सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज TSH लेवल, है ना। माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म often escape detection without screening serum TSH. Patient typically have non-specific symptoms of the hypothyroidism, include weight gain. Weight gain देखते होंगे, हमेशा लेथार्जिक होती हैं women's हमारी, they are having complaint of fatigue. डिप्रेशन भी होता है, डिप्रेशन को हम लोग ध्यान नहीं देते, डिप्रेशन होते हैं उनको, है ना। और आर्थेल्जियाज होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन हम लोग कभी नहीं ध्यान देते। आई एम लिटरली स्पीकिंग, आई एम blaming myself also. Nowadays we are not concentrating on the clinical symptomatology, एकदम हम देखते नहीं। मैं आपको बहुत एक एक करके बताऊंगा, थोड़े से 10 ही सिम्टम आप याद रखिए कि आप थायराइड, जिसको थायरोक्सिन चल रही है, जिसको आप थायराइड का सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, जिसमें TSH हार्मोन बढ़ा हुआ है, उसमें क्या क्या सिम्टम होंगे आप कहीं से उठाइए, मैं आप याद करना है आपको। वेट गेन कॉमन फीचर होता है, हमारी जो वीमेन्स होती हैं या मेल में भी होते हैं, फैटिग, लेथार्जिक होता है, डिप्रेशन होते हैं, वीकनेस होती है, डिस्निया और एक्सर्शन बोलती है, सीढ़ी पे चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, हम उसको तुरंत ब्रोंकोडायलेटर देने लगते हैं, या फिर हम ECG कराने लगते हैं, 2D को कराने लगते हैं। फैटिग, इतना ज्यादा फैटिग होता है भाई, लगता है लोग अरे ठीक है भाई थक गए, लेकिन आपको क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पे यू हैव टू डायग्नोस। आप TSH लिखना आना चाहिए आपको, एक बार हम TSH लिख लें, TSH इसका करा लें। पेशेंट टिपिकली है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए, वेट गेन, फैटिग, वीकनेस, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, आर्थेल्जिया या माइल्जिया, मसल में पेन होना, मसल क्रैम्प्स, मेनोरेजिया, कॉन्स्टिपेशन जरूर पूछिएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है ना हाथों की, वो कम हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है हमारा, कॉन्स्टिपेशन, स्किन देखिए कैसी है, ड्राई है, पसीना कम आता है क्या, तुम्हें पूछो तो, हेडेक, कोल्ड इंटॉलरेंस, हम कोल्ड इंटॉलरेंस देखते नहीं, हम भाई डायबिटीज के साथ साथ हम देखते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई, हम दवा देना चालू कर देते। कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम में मीडियन नर्व यहाँ कंप्रेस हो जाती है, और जो मीडियन नर्व के लॉन्ग जो माने जो वो होता है, जो भी एरिया पे, जो भी डर्मेटोम पे सप्लाई होती है, वहां पे टिंगलिंग एंड नंबनेस, एट्रोफी ऑफ मसल, हाइपोथिनार, ये थिनार मसल की एट्रोफी होने लगती है। फिजिकल फाइंडिंग में आपका देखिए, ये तो सिम्टम हो, आपको नाड़ी देखना है, ब्रैडिकार्डिया देखना आना चाहिए। और आप विश्वास नहीं मानिएगा, मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूं। मैं 40s में था एंड आई वाज ए न्यूरो सर्जन देयर, नोएडा 40s में। तो एक गैस्ट्रो सर्जन थे, मैं गैस्ट्रो सर्जन के साथ एक मदर को उनको दिखाने ले गया, गैस्ट्रो सर्जन की। आप विश्वास नहीं करिएगा, उन्होंने पल्स देख के और 2-3 सिम्टम पूछे होंगे, बोले प्रकाश इनका थायरोक्सिन का लेवल देखना, तुम TSH 150 से ऊपर निकलेगा।
मुझे बड़ा मैंने आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे बोलना इतना, और मैंने भाई मैं भी थायराइड पढ़ता था, ऐसा नहीं, लेकिन इतने विश्वास से आदमी तुरंत बोल दिया, पल्स रेट देख के, ब्रैडिकार्डिया देख के, और सिम्टम 2-3 बताए तुरंत, और टीएसएच हमने कराया, टीएसएच 150 के ऊपर निकला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कॉन्स्टिपेशन अगर है, ड्राई स्किन है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, टिंगलिंग एंड नमनेस है, वेट गेन है, साथ में आपको ब्रैडिकार्डिया है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, आजकल ब्लड प्रेशर कोई लेता ही नहीं, हम देखते हैं ब्लड प्रेशर भी लेते हैं लोग, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेना कोई जानता ही नहीं। आजकल जो ऑटोमेटिक आ गया इंस्ट्रूमेंट, उससे आप माने कभी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, ये सब कभी नाम ही भूल गए हम लोग। इसका खामियाजा हमें क्या भुगतना पड़ रहा है कि आज हमारी माताओं बहनों को दूध निकल रहा है छाती से, और शर्म के मारे उनको लगता है कि हमें बहुत बड़ी बीमारी होगी। हम लोग माने दवा पे दवा दिए जा रहे हैं, गैस की रेबिप्राजोल, अगर कंपनी वाले बोले डोमपेरिडोन मिलाते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। डोमपेरिडोन का आपने साइड इफेक्ट नहीं देखा, प्लेटलेट को कैसे बढ़ाता है ये नहीं देखा। तो मस्ट रीड अबाउट द क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ, जितनी भी आप बीमारी पढ़ते हैं उसकी क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में बहुत जरूरी से जानना जरूरी है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ब्रैडिकार्डिया ये कॉमन बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन ये भले आप डिटेक्ट ना कर पाए, नेल्स देख लीजिए, नेल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। और एक अच्छा सिम्टम और भी होता है आपको, थिनिंग ऑफ हेयर, पतले होते हैं, पेरिफेरल एडिमा होता है, पफी फेस एंड आईलिड्स, बहुत से लोग ना आईलिड्स और फेस को देख के पहचान जाते हैं। स्किन पैलर होती है, येलोइंग ऑफ स्किन होती है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स स्लो होते हैं। मैं मोटा मोटा आपको 5 सिम्टम बताऊंगा, 5 साइन बताऊंगा, जिससे आपको हाइपोथायराइड जो होता है, जो टीएसएच अगर बढ़ता है और उसके कारण जो थायराइड ग्लैंड पे दुष्प्रभाव होते हैं, उसके 5 आपको सिम्टम याद रखने हैं और 5 साइन याद रखने हैं। साइन मतलब जो आप देखते हैं, एक आपको देखना है ब्रैडिकार्डिया, दूसरा आपको देखना है कि जो आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस कितना है। डायस्टोलिक हाइपरटेंशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि नीचे वाला जो है हमारा ब्लड प्रेशर वो 100 के ऊपर है, वो 110 है, ऊपर वाला नॉर्मल है। नेल्स को देखना है आपको, नेल भले आप ना पहचान पाए, आप हेयर पहचानिए, बहुत ज्यादा हेयर अगर कम हो गया है। पफिनेस ऑफ फेस देखिए, आईब्रो के भी, लेटरल आईब्रो भी माने हेयर चले जाते हैं इसमें। और अगर आप टेंडन रिफ्लेक्स देखना जानते हैं, टेंडन रिफ्लेक्स देखिए, टेंडन रिफ्लेक्स डिलेड होगा। पेशेंट ऑफन है पाल्पेबल इनलार्ज थायराइड, ग्वाइटर में हो सकता है, मेनी केसेस में हमें ग्वाइटर माने मिलता ही नहीं है, थायराइड ग्लैंड आप पाल्पेट करिएगा नहीं मिलेगा। लेस कॉमन मैनिफेस्टेशन, ये आप कॉमन मैनिफेस्टेशन के बारे में जाइए, अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं। जब आप एडवांस लेक्चर चाहिएगा पिट्यूटरी पे, मैं एडवांस लेक्चर में आपको सब बताऊंगा। मिक्सोडीमा मैडनेस क्या होती है, मिक्सोडीमा हार्ट क्या होता है, मिक्सोडीमा के कारण पेरिफेरल पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है, मिक्सोडीमा कोमा भी होता है। आपने नाम सुना, डायबिटिक कोमा का नाम सुना होगा आपने बहुत लोगों ने, क्योंकि डायबिटीज कॉमन बीमारी है। हम मिक्सोडीमा कोमा के बारे में सोचे नहीं आज तक कि मिक्सोडीमा कोमा भी होता है। कैन यू इमेजिन, वी यूज्ड टू गिव थायरोक्सिन इन द पेशेंट ऑफ हेड इंजरी। क्यों देते थे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए देते थे, जब थायराइड का लेवल भी नॉर्मल होता था, जब हमको लगता था कि ये मरीज हेड इंजरी के कारण कोमा से बाहर नहीं आएगा, तो कई बार की ओरल थायरोक्सिन हम लोगों ने दे रखी है उसको, क्योंकि वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। और 1-2 केस में हमें सफलता भी मिली। हाइपरथायराइडिज्म है ना, या आप मरीज को दूर से देखकर, जैसे पार्किंसन के मरीज को दूर से देख के पहचान सकता है आदमी, वैसे ही थायरोटॉक्सिकोसिस, इसको ग्रेव्स डिजीज भी बोलते हैं, है ना, इसको आप दूर से देख के पहचान सकते हैं। आप हाइपोथायराइडिज्म के मरीज को भले आप पहचानने में दिक्कत हो, ये थायरोटॉक्सिकोसिस इक्जोप्थेल्मोस होता है, इसमें आंख ना बड़ी बड़ी होगी, आपको देखिएगा आंख का जो हमारा स्क्लेरा का 1/3 कवर पार्ट होता है, ऊपर की स्क्लेरा जल्दी दिखती नहीं है। आप सब लोग देखिएगा, कॉर्निया को जो काला पोर्शन होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं हम, वो कॉर्निया को कवर करके रखता है हमारी आईलिड। लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है,
कि थायरोटॉक्सिकोसिस में एकदम आंख बड़ी बड़ी दिखेगी आपको, स्क्लेरा का ऊपर, कॉर्निया के ऊपर का पोर्शन दिखाई देगा। आप इसका मैं फोटो कभी शेयर करूंगा आपको। स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, माने आप विश्वास नहीं करिएगा, एकदम हाथ पांव से लगता ना जैसे जैसे डायबिटीज इंस्पिडस में 20 लीटर पानी पी जाता था, उस तरह की स्वेटिंग होती है। वेट लॉस, वेट गेन होता है, एंजाइटी होती है, पाल्पिटेशन होता है, लूज स्टूल होते हैं, अपोजिट मिक्सोडिमा का अपोजिट। इसको तो आप देख के पहचान सकते हैं। ग्रेव्स डिजीज जैसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म, पाल्पेबल। पतली पतली आप लड़कियां देखिए, माने मेल देखिए, माने जो एकदम पतली दुबली होती हैं, आंख देखिए थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी, स्वेटिंग होंगी, हाइपर, पेशेंट ना हाइपर होता है, बहुत ज्यादा हाइपर होता है, गुस्सा बहुत आता है उसको, एंजाइटी बहुत होता है, पाल्पिटेशन बहुत होता है। उससे आप सीरम TSH लेवल डायग्नोस करके हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब ये थायराइड के बारे में, थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में, ड्यू टू एनी कॉज कैन प्रोड्यूस, मैंने बोला ना नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है। हम बोलते हैं ना कि इतनी रेस्टलेसनेस होती है, लेकिन हम कभी सिम्टम के जाते नहीं, हम सीधे TSH कम। अब आप एक चीज बताइए, अगर लैब की एरर हुई, हमें आप बताएं, लैब की एरर हुई, लैब ने ठीक से रिपोर्टिंग नहीं की, तो क्या इसका मतलब है कि मरीज को थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं है? हम बस लैब की एरर पे, आपने जहां लैब में दिया उसके ठीक से नहीं किया या गलत रिपोर्टिंग कर दी, आपका क्लिनिकल सेंस कहां गया? We used to operate डोर्सल स्पाइन। हम डोर्सल स्पाइन के जब ट्यूमर निकालते हैं D6 D7 लेवल पे, माने ये पहचानना मुश्किल होता है कि D6 लेवल है इंट्रा ऑपरेटिव, D7 लेवल। अगर हम MRI को हम खुद पढ़ना ना जाने, अगर किसी रेडियोलॉजिस्ट ने D7 बोल दिया, तो आप समझिए कितनी बड़ी दिक्कत होती है हमें इंट्रा ऑपरेटिव। हमें कभी ना कभी इस चीज को फेस करना पड़ता है। जितना आपका क्लिनिकल सेंस मजबूत होगा ना, आप उतने अच्छे डॉक्टर होंगे। क्लिनिकल सेंस तभी मजबूत होगा जब आप डीपली डेडिकेटेड होइए इसमें, और तब आपको मजा आएगा। तब आप ना जब थायराइड की दवा दीजिएगा और सिम्टम जब गायब होते हुए नजर आएंगे, जब आप पिट्यूटरी की दवा दीजिएगा, जब पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन बढ़ता हुआ नजर आएगा, जब उसके बाल उगते हुए नजर आएंगे, जब आंख की पुतलियां बंद होती हुई नजर आएगी थायराइड में, मात्र एक दवा देने से, एलोपैथ के। ये भाई आई एम टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक मेडिसिन। आप भी वही कंसंट्रेट करें कि आपको, हमें भी क्या करना है, हमें भी TSH को मॉनिटर करना है, आपको भी TSH को मॉनिटर करना है। जब तक आप जानिएगा नहीं TSH को किस दिशा में मॉनिटर करना है, हमें बढ़ाना है घटाना है, तब तक हम कैसे इस बात को बता सकते। तो अगर लैब की रिपोर्ट गलत हुई तो उसका तो बेचारे का इलाज ही नहीं हुआ। और ये चीज, ये एरर इतनी कॉमन है अनिल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतनी कॉमन है आज की डेट में कि वी ऑल आर स्टिक टू लैब रिपोर्ट्स। रेडियो डायग्नोस्टिक जितने लोग होते हैं रेडियो डायग्नोसिस के, हम MRI CT इन सब के आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं। क्लिनिकली हम लोग का सेंस खत्म हो गया, तो हमें क्लिनिकल सेंस डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे मिक्सोडिमा के हमने 5 सिम्टम साइन बताए, उसी तरह 5 सिम्टम साइन हम थायरोटॉक्सिकोसिस के बताएंगे। एक तो देखिए पर्सनालिटी जो होगी ना, उसकी इतनी रेस्टलेसनेस होगी, वो आपके पास आएगा तो बैठेगा नहीं, 5 मिनट इधर देखेगा उधर देखेगा, बोलेगा दिक्कत होगी, आंख बड़ी बड़ी होगी, उसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है उसको, और वेट लॉस होता है। यहाँ आप उससे हाथ मिलाएगा ना, उसकी स्किन गर्म लगेगी, उसको बोलेगा ना मुझे बुखार बुखार रहता है, और आप उसको उंगली ऐसे फैला के दिखवाइए, ऐसे कर, आपको रेस्टिंग ट्रेमर्स दिखाई देंगे, हैं कि नहीं है। और सब सिम्टम you can easily appreciate on this slide also. Women with the postpartum thyroiditis are often asymptomatic or experience only minor symptoms such as palpitation, heat intolerance, irritability. Chronic thyrotoxicosis may cause osteoporosis. ये ऑस्टियोपोरोसिस भी ना, देखिए पैराथायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ये सब आपस में मिले हुए हैं। मैंने कैल्सिटोनिन के बारे में बताया था ना आपको उस दिन कि भाई एक हार्मोन निकलता है। अब क्लबिंग वगैरह देखने लोग भूल गए, क्लबिंग क्या होती है। स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स होती है क्लबिंग,
टिटैनी देखिए आप, टिटैनी कितना माने इंपॉर्टेंट प्रेजेंटिंग सिम्टम था हाइपरथायराइडिज्म। तो थायराइड में आपको दो चीज याद रखना है, मिक्सोडिमा और थायरोटॉक्सिकोसिस। मिक्सोडिमा में आपको 5 सिम्टम याद रखने हैं, 5 साइन याद रखने हैं। 5 सिम्टम में आपको याद रखना है कि वेट बढ़ रहा है, हेयर का लॉस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है उसको, लेथार्जिक है, चुपचाप पड़ी हुई है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है उसको, वीकनेस है, कुछ डांट डपट दो तब भी चुपचाप है, कुछ बोल दो तब तक मुस्कुरा के बोल दी। ये सब मिक्सोडिमा के साइन है। उल्टा थायरोटॉक्सिकोसिस में कुछ बोल के देख लो उसको, तुम्हारा कॉलर पकड़ लेगा यार, इतना रेस्टलेस होता है। तुम्हारा छोटा सा हार्मोन देखो कितना खेल कर, एकदम अपोजिट। माने आपके आंख बड़े बड़े होंगे, आंख की स्क्लेरा दिखाई देगी, आप स्किन वार्म मिलेगी, जबकि मिक्सोडिमा में कोल्ड मिलेगा। इसी तरह इसमें ब्रैडिकार्डिया मिलता है, उसमें टैकीकार्डिया मिलता है। थायरोटॉक्सिकोसिस में तो साइन की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिम्टम के आधार पे ही हम थायरोटॉक्सिकोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं। हाँ, मिक्सोडिमा में हमें ब्रैडिकार्डिया देखना है, हमें डायस्टोलिक हाइपरटेंशन देखना है, हमें ब्रिटल नेल्स हैं कि नहीं है ये देखना है, हमें हेयर्स की ग्रोथ कैसी है वो देखनी है। अब नाउ कम टू द आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर और एंडेमिक ग्वाइटर। आयोडीन के बारे में मैंने बताया कि दांडी से महात्मा गांधी ने कैसे यात्रा की और रतन टाटा ने आयोडीन डिफिशिएंसी को मिटाने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। टाटा का नमक, टाटा की सरिया के साथ उतना ही आज देश में पॉपुलर है। और रतन टाटा के बारे में एक खासियत बोलते हैं ना लोग कि रतन टाटा ने आज तक टोबैको नहीं बेचा, आज तक सिगरेट नहीं बेची और आज तक शराब नहीं बेची। ये गर्व की बात है। पैसा वो कमा सकता था इन चीजों से, लेकिन आज तक रतन टाटा ने शराब, टोबैको और ऐसे किसी चीज को जो हमारी पीढ़ी को, जो हमारे देश के लिए, एयर इंडिया को रतन टाटा ने खरीदा ना, क्यों खरीदा? इट वाज अ सिंबल ऑफ आवर कंट्री। उसने मुंह बोली दाम लगाए खरीदा। ये भावना ना आप हम सब में होनी चाहिए। हमें देशभक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए। हमें ऐसे सारे लोग को डिस्कार्ड करने चाहिए, सारे जितने लोग हैं उनको डिस्कार्ड करना चाहिए। आयोडीन नमक दिया ना टाटा ने, टाटा नमक बोलते हैं, उसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। उस आयोडीन नमक ने क्या किया कि बीमारी को खत्म कर दी। कॉमन इन रीजन ऑफ द लो आयोडीन डाइट्स, हाई रेट ऑफ द कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन का नाम सुने होंगे आप। Goiter become multinodular or enlarged. Most adults with endemic goiter are euthyroid. उसमें TSH हार्मोन नॉर्मल होते हैं। आपको बड़ा सा घेंगा बोलते थे हम लोग, आजकल कहाँ दिखता है बताइए? गांव में दिखता हो, बहुत पुराने जनरेशन में दिखता हो, नया जनरेशन दिखता हो तो कभी बताइए आप। क्यों? कि हम लोगों ने आयोडीन को फूड सप्लीमेंट में मिक्स कर दिया। जैसे आजकल मदर डेयरी वाले विटामिन ए को, विटामिन ई को, विटामिन डी को मिल्क के साथ फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं इसे। सिम्टम एंड साइड, एंडेमिक गोइटर जैसे मैंने बोला कि दे आर बिकम मल्टीनोडुलर वेरी लार्ज। गोइटर ना पहले इतने बड़े बड़े तक होते थे, पेट तक आ जाते थे, छाती तक, इतने बड़े गोइटर होते थे। ग्रोथ ऑफन अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द थायराइड नोड्यूल। मैंने थायराइड के पैराफोलिकुलर सेल, सी सेल्स के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था आपके। तो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं, उनकी साइज बढ़ने लगती है, कॉजिंग न्यू नोड्यूल्स, कंप्रेसिव सिम्टम्स में अकर। सब एक्सटर्नल गोइटर आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक बट कैन कॉज ट्रैकियल कंप्रेशन। जितना मैंने बताया कि भाई कोई भी आपको बीमारी लेनी है तो उसके आसपास जितने ऑर्गन है उसको देख लीजिए, उसको कंप्रेस करता है। भाई ट्रैकिया में है यहाँ पे, तो ये हाइपोथैलेमस को तो कंप्रेस करेगा नहीं थायराइड। ये क्या, तो यहाँ वैगस है, रिक्रेनल नर्व है, उसको कंप्रेस कर सकता है। नीचे ट्रैकिया है, इसोफेगस है, या एक्सटर्नल पेरिटोनियम मैस्टोइड मसल्स हैं, जो भी है, ये इन्हीं को, इनके आसपास स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा तो उससे रिलेटेड सिम्टम होगा। अच्छा, एक मजेदार बात है कि गोइटर में आपने देखा होगा कि आदमी डर के मारे ऑपरेशन नहीं कराता था और 60-70 साल तक चलता था। क्यों? क्योंकि मैलिनेंसी के चांसेस लेस देन 1%, मैलिनेंसी बहुत कम होती थी। डिसऑर्डर ऑफ पैराथायराइडिज्म। अब देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो हो गए, है ना। इंपॉर्टेंट मतलब एक्रोमेगाली हमारी हो गई, हमारा पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया,
थायराइडिज्म, पैराथायराइडिज्म और इसके बारे में आपको जानना है। टिटैनी हुआ, कार्पोपिडल स्पाज्म होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। ये देखिए 2 साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ब्लड प्रेशर के द्वारा हम लेते हैं। ट्रॉजियर फिनोमेनन, ये दोनों ना, ये इट इज अ हॉलमार्क ऑफ दिस एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें टिटैनी होती है, कार्पोपिडल, इसमें ना हाइपोपैराथायराइडिज्म को हमेशा लोग कैल्शियम डिफिशिएंसी से कंफ्यूज करते हैं, हमेशा। सिम्टम एंड साइन देखिए, हाइपोथायराइड डिपेंड ऑन द सीवियरिटी एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ hypocalcemia individual factor as well as individual factor. Patient with acute hypocalcemia after parathyroidectomy, पैराथायराइड हटा दिया गया, थायराइड के पीछे पैराथायराइड होती है, कई बार की एक्सीडेंटली थायराइड के साथ साथ पैराथायराइड भी हट जाती है। ये फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑन टैपिंग द फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ ट्रैगस। देखिए जो फेशियल नर्व होती है ना, ये स्किन ऑफ गूज ऐसे बोलते हैं ना इसको, इस तरह होती है, फेशियल नर्व की ब्रांचेज होती है। देखिए ऐसे, ये ऐसे एक ब्रांच गई ऊपर, एक नीचे गई, एक नीचे गई, इस तरह करके 5 एंसिडेंस, मतलब एक माने पेस एंसिडेंस इसको बोलते हैं। इसी तरह होता है, और ये ट्रैगस होता है, हमारे ट्रैगस के 1 सेंटीमीटर एंटीरियर होता है, जहां पे अगर हम ऐसे टैपिंग करते हैं ऐसे, है ना, तो देखिए ये होता है फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन को टैपिंग करते हैं, तो ये फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑन टैपिंग दी फेशियल नर्व इन फ्रंट ऑफ, आप करिए नहीं। लेकिन जब आपको हाइपोथायराइडिज्म पैराथायराइडिज्म होगा तो क्या दिक्कत है, एक बार यहां मार के देख लीजिए। आपको अगर सिम्टम लग रहे हैं मार के देखिए। अब देखिए ये एक स्फिग्नोमैनोमीटर, मतलब जो आपके ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट है, फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट्स एंड विद द एडक्टर आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ, ऐसे प्रेस करके एडक्शन हो जाती है। ये देखिए मेरे हाथ को देखिए, फ्लेक्शन होता है प्लस एडक्शन हो जाता है। ये एकदम हॉलमार्क है। आपको किसी पैराथायराइड हार्मोन बड़ा कॉस्टली होता है, हम हमारे कंट्री में बहुत लोग अफोर्ड हाँ, आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है? अनिल सर आवाज आ रही है? हाँ, अभी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है राम कुमार जी, राम साहब नहीं आ रही है। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। तो पैराथायराइड के हार्मोन्स में कभी-कभी सीजर्स भी आते हैं। सॉरी फॉर देयर इज इंटरप्शन इन सम पावर सप्लाई हियर एंड देयरफॉर नेटवर्क प्रॉब्लम कैन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग द टॉपिक ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो इसमें सीजर्स भी आ सकते हैं, कभी-कभी पार्किंस, एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, हाइपरपैराथायराइडिज्म भी। यूजुअली हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, लेकिन आपको इसके सिम्टम और साइन मालूम होना चाहिए। हाइपरपैराथायराइड का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? हाइपरकैल्सीमिया। कैल्शियम बहुत लंबे समय तक चलता रहता है, और ये मोस्ट कॉमनली 7th डिकेड में होता है, और विमेन में सबसे ज्यादा होता है। इसके सिम्टम देखिए, जरूरी है देखना आपको। मेनी पेशेंट आर एसिम्प्टोमेटिक। पैराथायराइड एडिनोमास आर यूजुअली सो स्मॉल और डीपली लोकेटेड इन द नेक। इतने छोटे स्मॉल होते हैं कि कभी-कभी आप देख ही नहीं सकते जब तक आप पेट स्कैन वगैरह ना करा लें। Symptom of the patient to said to be the problem
स्केलेटल मैनिफेस्टेशन होते हैं, हाइपर कैल्सीमिया के कारण जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, जैसे किडनी में स्टोन बनना हुआ, हाइपर पैराथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पैराथायराइड कार्सिनोमा हो गए, मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर भी हो सकती है इसके कारण। पैगेट डिजीज का नाम सुना होगा आपने, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैगेट डिजीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज का लेक्चर अनिल जी करीब 7 बजने वाले हैं। हम आज 2 इंडोक्राइन ग्लैंड ले पाएंगे। आज हम पिट्यूटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड से रिलेटेड, पैराथायराइड से, और इंडोक्राइन ग्लैंड हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वेडनेसडे को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, पैंक्रियाज, डायबिटीज वगैरह। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ये बहुत अद्भुत लेक्चर। If you have any questions? हाँ अनिल जी, जी जी कुछ शब्द मैं बोलना चाहता हूँ। जी सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रकाश केतान साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो आज ज्ञान, एम आई ऑडिबल? जी यू आर ऑडिबल सर। जो सिम्टम्स और क्लिनिकल सिम्टम्स दिए हैं, निश्चित रूप से ना हमारे पास मेडिसिन है और ना ही हमें अधिकार है। और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या आपको MRI, CT स्कैन और रिपोर्ट्स पढ़ना आता है क्या? ये निश्चित रूप से जो आपने सिखाया है, आपके संसर्ग में आके निश्चित रूप से थोड़ा बहुत हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। लेकिन जो आज आपने बातें सामने रखी कि मेडिकल फ्रेटर्निटी भूल गई कि सिम्प्टोमेटोलॉजी क्या है। ब्रेडिकार्डिया की पल्स रेट देखकर ये बता देना कि TSH मस्ट बी ओवर 150, और क्लिनिकल सिम्टम्स को कोरिलेट करके एमेनोरिया क्या है, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन क्या है, और हायर और लोअर रेंज के उसमें अंतराल जो है, जब डायस्टोलिक ओवर एंड अबव 100 है और जब डायस्टोलिक बिलो 50, 60, बिलो 60 जा रहा है, भले ही ये इसमें हार्मोन सिस्टम का रोल ना हो, लेकिन हमें जानना चाहिए और कोरिलेट करना चाहिए। आज मैं टीनेजर्स और 20s में what I see in most of the girls and females, married or unmarried, जो आज आपने बताया वो उसको हम शब्दशः पालन करते हैं। और कुछ चीजें हमने देखा है कि उनमें थायराइड, TSH का वेरिएशन मिलता है, और गोनेड और जितने भी पिट्यूटरी के GH हार्मोन्स भले ही वो टेस्ट ना कराएं, लेकिन क्लिनिकल एमेनोरिया और दी इरेगुलर मेंसेस कभी कभी, और थाइज जो है वो बिल्कुल हिप जॉइंट बहुत मोटे मोटे ओबीज होना, लॉस ऑफ द हेयर, थिनिंग, एंड द क्लस्टर ऑफ द सिम्टम्स आर देयर। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, और आप तो इस बात को तस्दीक भी करते हैं, मैं 2-3 बातें और ऐड करना चाहता हूँ कि लो बैक एक बड़ी अर्ली स्टेज से शुरू हो जाए। लोग उसका जवाब भी देते हैं कि हम 8-8 घंटे, 4-4 घंटे ऑनलाइन ऑफिस वर्क करते हैं या स्टडी करते हैं, लैपटॉप पे वर्क करते हैं, इसलिए हो सकता है गर्दन में दर्द, कमर में दर्द। आज जो आपने डोर्सल की D6 और D7 के बारे में जो व्याख्या दिया है, अद्भुत है। और प्लेथोरा ऑफ द सिम्टम्स को रिलेट करने पे, और जो टायर्डनेस और वीकनेस है, मैंने 2 चीज और देखी कि हीमोग्लोबिन
भले ही 11 दिखता हो, लेकिन MCH और MCSC वो निश्चित रूप से बिलो 30 मिलता है, एंड दैट स्पीक्स अबाउट की व्हाई इट इज टायर्डनेस, व्हाई इट इज सो। रेज्ड ESR, एर्थोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का फर्क पड़ता है। और जितना आपने सिम्टम्स बताए, हमारे पास तो सिर्फ यही जानने का अधिकार है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको भी हम कोरिलेट करके धीरे धीरे थायरॉक्सिन और ये थायराइड की मेडिसिन कम होती जाती है कलर से, चक्र मैग्नेट से। इसका आपका जो व्याख्यान के पश्चात हम लोग, जैसे हम चर्निंग या जुगाली कहते हैं, इसको हम एक्यूथेरेपी से ट्रीटमेंट, बस एक बात हम फॉलो नहीं कर पा रहे, जो आप बार बार रिपीट करते हैं कि यू क्रिएट द हाइपोथेसिस। सर, वी कैन नॉट क्रिएट hypophysis. When we cannot create the hypophysis, so we should know the plethora of the symptoms. Why we should go for the hypothesis? What for? सर्वजनहिताय, लोगों को लाभ मिल रहा, हमें क्या दर्शन की आवश्यकता है या प्रदर्शन की आवश्यकता है? मैं ये बात आपकी स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि पेशेंट्स, आपने जो जो टॉपिक दिए, पैरेस्थीसिया के लिए, कार्पल सिंड्रोम के लिए, और there is no change in the either we could not know about the size of the pituitary. आज आपने एक अद्भुत चीज बताई कि अगर ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है सुपीरियर लेवल पे, तो क्या सिम्टम आएगा, इंफीरियर है तो क्या होगा, और लेफ्ट राइट पेरिफेरल है तो क्या होगा। अद्भुत। और आपको आश्चर्य होगा, हमारे केस हिस्ट्री में है कि कानपुर देहात की एक लेडी जो खली और बली से कम हाइट की नहीं थी, लेकिन पेरिफेरल विजन, ऑप्टिक चियाज्म वाज अफेक्टेड, और दैट वाज द पिट्यूटरी एडिनोमा। और आश्चर्य होगा कि उनके, हमने करस्पॉन्डेंस में, हमारी हैंडबुक पेज 100 में, आयुर्वेदिक हैंडबुक पेज 100 में सर्जिकल उसका करस्पॉन्डेंस दिया है, और पिट्यूटरी के उस पॉइंट पे एक चक्र मैग्नेट सेडेशन का और थंब के कफ और वाच जॉइंट में 10 पॉइंट्स देने के बाद जो पेरिफेरल, आज भी वो हिस्ट्री मौजूद है, केस हिस्ट्री मौजूद है। ये बात सही है कि हमने हाइपोथेसिस नहीं डेवलप की, क्योंकि हमने हाइपोफाइसिस भी नहीं डेवलप की, परमात्मा ने की है। और आप ये कार्य कर रहे हैं, आप जैसा प्रख्यात न्यूरोसर्जन, जो हार्मोन सिस्टम को, आज आपने थायराइड के बारे में, पिट्यूटरी के बारे में, और संकेत में डायबिटीज इंसिपिडस और मेलाइटिस दोनों के बारे में अद्भुत तरीके से व्याख्यान दिया। और आप, एक मैं आपको और दोषी पा रहा हूं कि आप हमारी भूख बढ़ा दे रहे हैं, हमारा हाइपोथैलेमस अफेक्टेड होता जा रहा है। इतनी अनकंट्रोल्ड हंगर फॉर द नॉलेज होती है, इज इट नॉट द इन द realm of the hypothalamus, sir? Hats off to you. मैं निशब्द हूं कि कितना बड़ा न्यूरोसर्जन और हमारे स्तर पर आके ऐसी चीजें, एंड ही इज एडवोकेटिंग फॉर द होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स ईच एंड एवरी dreaded disease. निश्चित रूप से हम लोगों के केस मैनुअल में, केस हिस्ट्रीज में ये सारे सिम्टम्स का ट्रीटमेंट, और बड़ा ही सफलतापूर्वक, और ये बार बार, अब मेरा विश्वास है कि हमारे कल से ही 10% ट्रीटमेंट का लेवल इंप्रूव कर जाएगा। इससे बड़ा आपके प्रति आभार के लिए कोई शब्द नहीं। और एक एक शब्द हम आपके बहुमूल्य रत्नों का
संग्रह के रूप में अपने मस्तिष्क कर रहे हैं। आपने स्किन का टेक्सचर पिट्यूटरी से कोरिलेट किया, उसकी हार्डनेस, और मजे की बात है पूरे बॉडी के हेयर की ग्रोथ, उसमें आपने एक्जिला का, ग्रोइन का, हेड का, और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग ने डीम्ड बोन मैरो का सब्स्टिट्यूट इन बालों को देखकर आयुर्वेद के आधार पर, जिसे हेयर स्टडी के नाम से हम लोग इसको देते हैं, और इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा हो रहा है। लेकिन हाइपोथेसिस कुड नॉट बी डेवलप। निश्चित रूप से हम इसके दोषी हैं, लेकिन हमारी सेकंड टीम निश्चित रूप से हमारे बाद आपके अंडर में काम करेगी, और आज भी हम भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन 25 वर्षों में जो इसका फैलाव हुआ है, अब वो हमारे रिसर्चर्स ये सब मिलकर हाइपोथेसिस के रूप में निश्चित रूप से आगे काम करेंगे। और दूसरी बात जो मुझे हर आदमी कह रहा है कि जर्नल में प्रकाशित कीजिए और फिर देखिए। और तीसरी बात आपने कहा, मैं सब लोगों के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि हम कहां तक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने अपनी नोएडा की 3 फ्लोर के बिल्डिंग संस्थान को पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रीटमेंट सेंटर खोलने के लिए बस एक अड़ंगा है। आप कहते हैं कि उससे होने वाली आय भी संस्थान को लेगा, आप नहीं छुएंगे। ये हमें निश्चित रूप से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना है, लेकिन सब कुछ भविष्य के गर्भ में क्या आगे होगा इसको मैं नहीं जानता हूँ। मैंने आपके सेशन में से मैं मजबूर होकर मैंने ये समय ले लिया है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पुनः मैं आपको इंटरेक्शन सेशन के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि अभी डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब का विटामिन पे भी कहीं और लेक्चर है 7:30 से, अभी संदेश मिला है, तो डॉक्टर खेतान साहब अभी रखना है इंटरेक्शन सेशन। खेतान साहब से बात करती हूँ। हाँ, राम कुमार जी। राम कुमार शर्मा जी। वीडियो ऑन कर दूंगा। अनिल जी, हाँ, now सर, I think we should start the question session. Whatever the queries in mind of any people, just ask. ओके, तो आप लोगों को आज के सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है? खेतान साहब, मैं आपको क्षमा चाहूंगा, मैंने कुछ आपके भावनाओं को के विरुद्ध कुछ भी कहा हो। नहीं सर, आपसे आप कौन चाहेंगे, आपने कुछ गलत तो बोलना। तो आप लोग हैंड रेज करें जिनको भी सवाल पूछना है। प्रमोद कुमार जी। हाँ प्रमोद जी, हाँ जस्ट आस्क। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए अपने को। अच्छा, ये होस्ट बना देंगे एस्पस प्रयागराज से जो जुड़े हैं, करण जी या पीयूष जी, तो को होस्ट बना दीजिएगा आपको। हाँ। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। सर वाले से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, एस्पस प्रयागराज के नाम से होस्ट जो जुड़े हैं वो बना सकते हैं, तो इनको अनम्यूट कर देंगे प्रमोद कुमार जी। अनिल जी को बनाना है।
सर वो होस्ट हैं आप अनिल जी, देखिए। हाँ अभी हो गए, यस। ठीक है, हाँ प्रमोद कुमार जी अनम्यूट कर लीजिएगा और सवाल पूछिएगा। प्रमोद कुमार जी। गौरव कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ। मेरा एक प्रश्न है कि ये जो हाइपोथायरॉइड का जो प्रॉब्लम है, इसको लेकर के जब ये डिस्टर्ब होता है तो पथरी बनती है, पहले गॉल ब्लैडर में बनती है और फिर गॉल ब्लैडर को भी लेजर थेरेपी से कुछ ठीक करवा देते हैं कुछ लोग, उसके बाद वो किडनी में बनती है, कभी फिर से रिपीट हो जाती है हर 6 महीने के बाद। तो ये हाइपोथायरॉइड की वजह से पथरी का बनना और उसमें फिर एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट रहता है वो सबसे पहले तो निकाल देते हैं इसको, आपका गॉल ब्लैडर को। फिर उसका जो सीक्वेंस चलता है वो ये चलता है कि गॉल ब्लैडर के बाद वो पथरी बनने लगती है डायरेक्ट किडनी में। अब किडनी में भी बनी और किडनी में भी 2 ऑपरेशन हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो डॉक्टर है ना, फिर उसको चेक करके बताते हैं कि आपका थायराइड डिस्टर्ब है, हाइपोथायरॉइड है। फिर वो हाइपोथायरॉइड का ऑपरेशन करके गले का जो ज्यादा फंक्शन कर रही है हाइपोथायरॉइड का ग्लैंड, उसको उसको ऑपरेट कर देते हैं और फिर उसके बाद वो कैल्शियम की डोज देते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आता है और जिसके पास ये सारा की सीक्वेंस हो चुका है उसके साथ, और अब उसको ये बोला जाता है कि आप कैल्शियम लेते रहो और अपना कैल्शियम मैनेज करो, तो उस केस में आ, हम किस तरीके का ट्रीटमेंट दें? क्योंकि हाइपोथायरॉइड को जब काट दिया गया है तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो कितना कारगर हो पाएगा? मेरा यही क्वेश्चन है। थैंक यू। गुड क्वेश्चन गौरव जी। आपने एक बहुत अच्छा मूलभूत सवाल पूछा आपने कि जब कोई टारगेट ऑर्गन ही नहीं है तो हम कहां से इंडोजीनस हम क्या रिलीज करें। आपको जो भी देना है एक्सोजीनस देना है, बाहर सप्लीमेंट करना। भाई कोई टारगेट ऑर्गन बचा ही नहीं है। तो कई बार की आप देखते होंगे पैंक्रियाटिक ट्यूमर में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पूरी तरह नष्ट हो जाती है, तो हमें लाइफ टाइम इंसुलिन का सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। उसी तरह हमें कैल्शियम का लाइफ टाइम सप्लीमेंटेशन करना। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? नो थैंक यू सर। ओके, प्रमोद कुमार जी सवाल पूछिएगा। और नेक्स्ट सपना समदोरिया जी। नमस्कार सर। हेलो। हाँ सपना जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। मेरे पास एक पेशेंट है, उन्हें हर समय ब्रेस्ट से जो है गीली रहती है उनकी, और काफी ज्यादा गीली रहती है। उनकी एज है 45 और तो अगर वो गैस्ट्रिक की या कोई भी दवा नहीं ले रही है तो मुझे उनसे और क्या क्वेश्चन करने चाहिए या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? मैडम आपको उसी लाइन पे चलना चाहिए या आपको 2-4 क्वेश्चंस और पूछने चाहिए। सर इज देयर एनी क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? सिम्टम रिलेटेड? हाँ मैडम, आपको ये जी। पूछना चाहिए कि फील्ड डिफेक्ट तो नहीं है, आप चलते समय दरवाजे टकरा तो नहीं जाती हैं, कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और तो नहीं है, साथ में हेडेक तो नहीं होता, साथ में आपका कहीं विजन जो है वो सेंट्रल विजन तो नहीं है आपका। ये सब सारी हिस्ट्री लेके आप सीरम प्रोलैक्टिन लेवल जरूर करा लीजिए, है ना। और पिट्यूटरी को डायग्नोस कर लीजिए, आपकी पिट्यूटरी में कोई माइक्रोएडेनोमा या माइक्रोएडेनोमा तो नहीं है। प्रोलैक्टिन लेवल करा के अगर प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है देन यू गो फॉर अ सीटी स्कैन ऑफ द सेलर एंड सुप्रासेलर रीजन और फिर आप उसका ट्रीटमेंट दीजिए। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। डॉक्टर झा जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते रश्मि जी। हाँ सर मैं लास्ट 20 ईयर से डायबिटिक हूँ और इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ। तो डे बाय डे इंसुलिन का डोज बढ़ता जा रहा है और जितनी भी ओरल मेडिसिन है ये मुझे सूट नहीं करती। जैसे मेटफॉर्मिन है उससे मुझे गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, लूज मोशन हो जाते हैं। दूसरी जितनी भी अभी नई नई दवाइयां आई हैं ओरल, वो सबसे मुझे जो है गैस्ट्राइटिस हो जाता है। और इंसुलिन जो है वो ले रही हूँ मैं मिक्स स्टार्ट
तो सुबह मुझे 24 यूनिट लेनी होती है, रात में 14 यूनिट लेनी होती है, और थायराइड भी है। तो ये जो आपने अभी नेजल स्प्रे के बारे में बताया, तो क्या ये इंसुलिन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है सर? हाँ बिल्कुल मैडम। आप एक लिली रैनबैक्सी की एक कंपनी है मैडम, जी सर। एलाई लिली, जिनका पायनियर काम है इंसुलिन के उसमें। जी सर। तो नाउ डेज आपको इंसुलिन की डोज इसलिए बढ़ रही है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं। हाँ। हमारी टिश्यू जो है, टारगेट टिश्यू इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है। नाउ डेज देयर आर सेवरल ड्रग्स, वो इंसुलिन सेंसिटाइजर होती है, माने वो इंसुलिन को सेंसिटाइज करके उसके इफेक्ट को बढ़ा देती है। जैसे पायोग्लिटाजोन है मैडम, एक पायोग्लिटाजोन पायोज के नाम से आता है ना। सर तो उससे ये एकदम वेट गेन कर लेते हैं, उससे विद इन ए मंथ 7 kg नहीं मैडम, आप मेटफॉर्मिन से वेट गेन करेंगे, पायोग्लिटाजोन से यू कैन नॉट गेन द वेट। पायोग्लिटाजोन 15 मिलीग्राम की दवा आती है, आप किसी डायबिटीज वाले डॉक्टर से संपर्क में करिएगा। ये इंसुलिन सेंसिटाइजर काफी होते हैं हमारे पास। और नेजल म्यूकोसा की जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि हम डायरेक्ट जो इंसुलिन की डिलीवरी है वो हम एलुलाई में दे दें, और जो डायबिटिक है उनको बार बार जो पेनफुल, जैसे आपने देखा होगा पेन लेके भी बहुत लोग आए, इसलिए लेके जो है आपका पेन का सेंसेशन कम हो। फिर आपको थाइज में भी देने की मैंने वो बात की गई कि सब थाई में आप इंजेक्शन लीजिए, नहीं कहीं ना कहीं से आपको पेन भी हो रहा है, इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ रहे हैं। तो नेजल म्यूकोसा के थ्रू जो ड्रग की डिलीवरी है वो बहुत जल्दी आ जाएगी। जैसे एंटी डायबिटिक हार्मोन हम देते हैं, वो नेजल म्यूकोसा के थ्रू ही देते हैं, नेजल स्प्रे, या कैल्सिटोनिन का स्प्रे देते हैं। हमने आपको कैल्सिटोनिन के बारे में पढ़ाया था, थायराइड का तीसरा हार्मोन था, वो भी हम नेजल स्प्रे के द्वारा देते हैं, जो पैराथायराइड हार्मोन पे जाके वर्क करता है। अभी गौरव जी ने जो सवाल किया एक कि ये सब चीजें खत्म हो गई तो हमें क्या लाइफ लॉन्ग कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, तो उसी की तरह हम इंसुलिन को नाक के रास्ते डिलीवरी सिस्टम नेजल म्यूकोसा के थ्रू लेके आ रहे हैं, तो आपके जो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है वो कम होगी मैडम, यही बोल। थैंक यू सर। और आप एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद की इतनी बड़ी ज्ञाता है मैडम, आप कोई ना कोई टारगेट टिश्यू पे काम करने वाली चीज देखिए जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा दे मैडम। जी उस तो कर रहे हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैडम थोड़ा मेरा एक लेक्चर और है, और कोई जल्दी जल्दी सवाल हो तो पूछ लीजिए आप लोग, you. जल्दी जल्दी कोई सवाल। हाँ पूछिए कविना गुप्ते जी। जी नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, ये सेशन आज का बहुत ही इंसाइटफुल था, सो थैंक यू। और मेरा सवाल ये है कि ऐसे कहा जाता है, जो हम लोग रामदेव बाबा जी का वगैरह देखते हैं, उसमें वो कहते हैं कि थायराइड इज रिवर्सिबल, क्यूरेबल। तो ये कहाँ तक सच है? या क्योंकि मैं खुद थायराइड की पेशेंट हूँ, तो इसलिए मैडम फिर से आप बोलिए एक बार सवाल मैडम। सॉरी सर, फिर से एक सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक नेट की प्रॉब्लम जी। गुड इवनिंग सर, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? मैडम कट के देयर इज सम प्रॉब्लम इन द नेटवर्क मैम। हां रिपीट करिए मैडम प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि मैं खुद एक थायराइड पेशेंट हूँ, मुझे थायराइड है, बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन किया है मैंने, वेट गेन किया है। तो मैंने जब रामदेव जी का वीडियो देखा, उसमें उन्होंने कहा था कि थायराइड इज रिवर्सिबल। तो क्या ये वाकई में रिवर्सिबल है? क्या ये क्यूरेबल है थायराइड? क्योंकि अभी मुझे जो गोलियां चल रही है वो कम तो हुई है लेकिन बंद नहीं हुई है। तो आई नो कि मुझे भी खुद को बहुत कुछ एफर्ट्स डालने होंगे उसके लिए, बट जस्ट यही जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई में थायराइड क्यूरेबल है टोटली? मैडम एलोपैथ की जहां तक बात करते हैं मैडम, एलोपैथ में हम लोग ये समझते हैं कि इट इज वेरी अनलाइकली कि ये चीज मैं आपको बोलूं, लेकिन और सब पैथी में हम लोग देखते हैं कि थायराइड की दवा लोग देते हैं और वाकई वहां पे कुछ हो तो फिर जो हमारे पैराफॉलिकुलर सी सेल्स होते हैं, है ना, या जो टारगेट टिश्यू होते हैं, जो टीएसएच के स्टिमुलेंट होते हैं, योगा प्राणायाम से भी ना मैडम, योगा प्राणायाम से मैं इसको कोरिलेट करता हूँ कि ये हमारे जो इंडोजीनस हार्मोन्स होते हैं ना, उसको जैसे आपने क्या किया, आप टीएसएच ले रही हैं मैडम, टीएसएच आप बाहर से ले रही हैं जी। आप जितना टीएसएच जैसे आपने 25 माइक्रोग्राम लिया, उसका बहुत कम पोर्शन ब्लड में गया मैडम, कुछ आपको स्टमक में खराब हो गया, कुछ ड्यूडेनम में हो गया। जब ब्लड में एब्जॉर्ब करते करते वो जो टीएसएच उसको पिट्यूटरी से मिलना चाहिए वो हम आपको खाली पेट दे रहे हैं। आप इसलिए बोला जाता है कि एम्प्टी स्टमक लें, खाने के साथ मिक्स करके थायरोक्सिन ब्लड में कम पहुंचता है मैडम। तो हम माने 25 माइक्रोग्राम है या 50 है, तो आप
कोशिश ये करिए कि इंडोजिनस, जैसे हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मैडम बात की कि एथलीट्स जो होते हैं वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लेके जो 10वें पादान पे होता है वो पहले पादान पे आ जाता है, लेकिन जो इंडोजिनस कॉर्टिसोल होता है मैडम, जो एसीटीएच के द्वारा होता है, उससे क्या होता है कि वो डायरेक्ट वो पहले पादान पे आदमी आ सकता है। उसी तरह योगा, प्राणायाम और ये जो आपकी होलिस्टिक मेडिसिन है या प्राकृतिक चिकित्सा है, उससे आप अपने इंडोजिनस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। और अगर आप इंडोजिनस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो थायरॉक्सिन की उतनी ही मात्रा आपके शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा थायराइड के स्टिमुलेशन से जो भी स्टिमुलाई मिलेगा वो सेक्रेट होकर धीरे धीरे आपका रिक्वायरमेंट कम होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आपका सेशन बहुत ही जानकारीपूर्ण था और आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। वेलकम मैम, वेलकम। हेमराज सानेर जी। अनिल जी 2-3 सवाल और अलाउ करिएगा, बस। हाँ। 2-3 या 4 सवाल और अलाउ करिए, बस 2-3 ही है। हाँ हेमराज जी नमस्कार। हाँ पूछिए हेमराज जी। डॉक्टर प्रशांत गुरव जी। सीमा सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। ओके। हाँ पूछिए प्रशांत जी। हाँ नमस्कार सर, मुझे ये पूछना था कि अपने पास पेशेंट हाइपोथायराइड वाला आ जाता है और फिर वो थायराइड हाइपर हो जाता है, तो उसको जैसे वेट गेन होने के बाद वेट एकदम से लॉस होने लगता है, तो उसमें क्या सिम्टम्स आने चाहिए सर पेशेंट में? जैसे एक्यूरेशियल थेरेपिस्ट हूँ मैं, डॉक्टर प्रशांत सर। मेरी आवाज आ रही है? हम लोग हेमराज जी ये नहीं देखते ना हमें कितनी मात्रा में थायरॉक्सिन को एक्सोजीनस देना है। सर सवाल मेरा हेलो हेमराज जी आपकी आवाज कट रही है, बोलिए। सर आई एम डॉक्टर प्रशांत गुरु, नागपुर महाराष्ट्र से। हाँ पूछिए प्रशांत जी। हाँ मुझे ये पूछना था, जैसे हाइपोथायराइड वाला पेशेंट अपने पास आ जाता है, एकदम से उसका थायराइड हाइपर में हो जाता है, तो वेट एकदम से गेन होकर लॉस होने लगता है, इसमें क्या सिम्टम्स आने चाहिए सर? उसको यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है। हेलो 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 सर। राज जी आपकी तरफ नेटवर्क इशू है, लग रहा है आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है। हाँ जो है सीमा जी पूछिएगा। हाँ जी सर नमस्ते। सर मैं एक ये एलोपेशिया पे पूछना चाहती हूँ कि मेल फीमेल में एलोपेशिया बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस पे ट्रीटमेंट देना चाहिए? एलोपैथिक दवाइयाँ तो हाँ जी मैडम फिर से सवाल रिपीट कर दीजिए आप अपना, सीमा जी। हाँ जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एलोपेशिया बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है मेल और फीमेल दोनों में काफी, तो हमें किस पर इसको ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे हम एलोपैथिक दवाइयों से बच सकें? इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं, तो हमें किस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए एलोपेशिया पे? मैडम एलोपेशिया इज इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट, you don't correlate माने with the this particular subject मैडम जी। एलोपेशिया एक अलग सब्जेक्ट है, उसके कई कारण होते हैं मैडम। ओके ओके थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन ज्योति जी। लास्ट क्वेश्चन। हाँ ज्योति जी सवाल पूछिए। सर मेरी किडनी फूडी हुई है, उनको कैसे डायलिसिस पे होंगे? अच्छा मैडम आप डायलिसिस में हैं? यस सर। क्या प्रॉब्लम हुई थी मैडम, क्यों डायलिसिस पे आई आप? सर मैं प्रेग्नेंट थी 7 महीने की, उसके बाद ये दिक्कत होने के बाद मिसकैरेज हो गया था बच्चा, उसके बाद। मैडम ये सब सवाल मैं थोड़ा सा ये अलग से आपसे बात कर लूंगा। हम लोग टॉपिक से रिलेटेड बात करें ना मैडम, जैसे आपके कोई पर्टिकुलर सवाल हो इंडोक्राइन सिस्टम से या बीमारी से, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छे से आपको जवाब दे पाऊंगा और वो जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए भी फायदा होगा। क्या सर?
जो हम लोगों ने टॉपिक आज मैडम लिया ना, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, उससे Yes, कोई sir. रिलेटेड क्वेश्चन हो या मैडम आप जो पूछना चाह रही हो, असल Yes, में sir. मुझे ना 7:30 पे एक और लेक्चर लेना है। मैं अच्छे से आप मुझे मेरा नंबर लेके फिर हम लोग अकेले में बात कर लेंगे। आप जितनी प्रॉब्लम मुझे बताइएगा, जितना मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ करूँगा। सर आपके नंबर सेंड करते हैं ना तो। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो सर समापन करें, डॉक्टर खेतान सर। तो आज यही समापन करते हैं कि डॉक्टर खेतान साहब को 7:30 पे दूसरी जगह अनिल जी, हाँ सर, तो समापन करें सर, डॉक्टर खेतान सर। समापन करते हैं, फिर हम अगले वेडनेसडे को एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, पैंक्रियाज के बारे में, गोनैड्स के बारे में हम टॉपिक लेंगे। जी ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस नॉलेजफुल लेक्चर के लिए, और आपने हमारे सबके लिए, सभी थेरेपिस्ट के लिए बहुमूल्य समय आपने निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को जुड़ने के लिए नमस्कार। अगले बुधवार फिर मिलेंगे 5:30 बजे। सब लोग समय से बुधवार क्लास में अवश्य जुड़ जाया करें 5:15 बजे तक। अब ये लिंक बंद की जा रही है। पूरा 400 लोग पूरे हिंदुस्तान बाहर से